जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ए वेरी स्पेशल एपिसोड ऑफ स्पोर्टोनॉमिक्स। स्पोर्टोनॉमिक्स में जब हमारा सिलसिला ये हॉकी का शुरू हुआ, एक लंबी सीरीज है और इसमें हम कुछ एक्सपर्ट्स को एंगेज कर रहे हैं ताकि हम ये मसला समझ सकें कि पाकिस्तान की हॉकी में असल सूरत-हाल है क्या और इसको फिक्स किस तरह किया जा सकता है। और आज इसी को समराइज करने के लिए, समझने के लिए और हमारी सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए हमने ज़हमत दी है अदनान ज़ाकिर साहब को। अदनान ज़ाकिर साहब करंटली हेड कोच हैं सेंट अल्बंस हॉकी क्लब के और वहाँ पे उसके साथ-साथ डायरेक्टर ऑफ कोचिंग भी हैं सफक हॉकी क्लब में और उसके साथ-साथ पाकिस्तान की पहले नुमाइंदगी कर चुके हैं जिसमें वो कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीत चुके हैं। हॉकी की चैंपियंस ट्रॉफी 2004 में हुई थी, उसमें भी उनको ब्रॉन्ज मेडल का एजाज मिला हुआ है। सुल्तान असलान शाह कप जो 2005 में हुआ था उसको उसमें भी उनको ब्रॉन्ज कप मिला है। बट प्लेइंग के साथ साथ उनका जो तजर्बा रहा है कोचिंग के सिलसिले में और वो अभी पाकिस्तान की जूनियर टीम के भी कोच थे जो ओमान गई और बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा वहां पे किया एशियन जूनियर कप में और वो फाइनल में पहुंची। तो अदनान भाई बहुत शुक्रिया आपका एक तो टाइम निकालने का इसके लिए। आई नो हम थोड़ा ऊपर नीचे करते रहे बट आखिरकार हम पहुंच गए हैं कॉन्वर्सेशन तक। जी थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी जी। जी, कहाँ से स्टार्ट करें भाई? तो ये तो बहुत लंबा ये तो सब्जेक्ट है। ये बड़ा लंबा सब्जेक्ट है और यही मुझे शौक था कि इस को छोटे तरीके से किया नहीं जा सकता। मेरा तो पहले तो सवाल ही सिर्फ आपसे ये होगा कि जब मेरी जनरेशन में लोग हॉकी को समझते हैं या देखते हैं क्योंकि वो बड़े नहीं हुए देखते हुए हॉकी प्लेयर्स को कि जब पाकिस्तान एक बहुत अच्छी एटलीस्ट पोजीशन रखता था ग्लोबल हॉकी में और हमारा जब आप डिक्लाइन देखें तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर समवन लाइक मी टू अंडरस्टैंड, खास तौर पे अगर मेरा भी स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड हो कि यार एक टीम जिसने 4 दफा वर्ल्ड कप जीता हो जो आज तक का रिकॉर्ड है, 3 दफा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता हो, कैसे हो सकता है कि अब वो टीम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पा रही? मतलब बहुत मेजर कुछ गलत हुआ होगा या हो रहा है जिसकी वजह से हम आज ये यहाँ यहाँ तक पहुंच गए हैं। तो पहले ही हम यहाँ तक पहुंचे कैसे, क्यों पहुंचे हैं यहाँ तक? देखें, मुझे अच्छी तरह याद है 2000 में मैंने पहला 3310 नोकिया का फ़ोन लिया था। क्योंकि वो घर वालों ने कांटेक्ट करना होता था स्कूल से या ट्रेनिंग वगैरह जाने के लिए, बड़ा एक्सपेंसिव था। फिर उसके साथ-साथ देखें स्मार्टफ़ोन आ गए, आज हम लोग किस तरह की टेक्नोलॉजी के ऊपर हैं। अब अगर अभी मैं वही फ़ोन यूज़ कर रहा हूँगा तो मैं ये जो दुनिया की दौड़ है इसके अंदर मैं बहुत पीछे रह जाऊँगा। दैट एग्ज़ैक्टली हैपेंड इन पाकिस्तान हॉकी। जो आपकी अचीवमेंट थी, हम लोगों ने जो अचीव किया था, वो कर लिया। बट 90s के अंदर स्पोर्ट्स एक्सरसाइज साइंसेज़ ने जन्म लिया और उसने पूरी स्पोर्ट्स की दुनिया को तब्दील कर दिया। हर 5 साल बाद जो है आपके अपने ओलंपिक के जो रिकॉर्ड्स हैं वो लोग टूटते हैं और यूसेन बोल्ट अपने रिकॉर्ड्स जो है खुद तोड़ता है। अ, दुनिया अब इतनी आगे बढ़ रही है, अब आप जो है वो पुरानी सारा सिस्टम को लेके नहीं चल सकते और हम लोग अभी वही पुराना सिस्टम लेके चल रहे हैं, जहाँ पे हर वक्त ओलंपियंस 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 छाए रहते हैं चारों तरफ आपकी फेडरेशन में। जान ही नहीं छूटती हम लोगों की वजह से। इस वजह से हम लोग ये 18वें नंबर पे पहुँचे हैं। ये बड़ी छोटा-सा मैंने आपको बता दिया है कि हम लोग किस तरह पहुँचे। हम भी अभी भी 33-10 लेके उम्मीद कर रहे हैं कि हम जो है ना वो दोबारा वर्ल्ड रैंकिंग में उधर-उधर आ जाएँगे। इट इज़ इम्पॉसिबल। और जो लोग ये बोलते हैं, ये झूठे ख्वाब दिखाते हैं, क्योंकि हम लोग रिज़ल्ट ओरिएंटेड नेशन है, ठीक है? अब हम लोग इतनी अ, हाई टेक और उस वाली नेशन नहीं है जैसे यूरोप के अंदर है, जैसे इंग्लैंड है। उसके अंदर ये चीज़ें नहीं बिक सकती कि आपको झूठा ख्वाब दिखा दें, बिक जाएँ। पाकिस्तान में तो जी आपको बस ये बिकता ही नज़र आता है हर जगह कि अब ये होने वाला है, वो होने वाला है। वो अब हमारा प्रॉब्लम ये हुआ कि हमारे बड़ों ने एफर्ट ही नहीं की, वो अपने एक एरा में ही रहे, ठीक है? ब बड़े-बड़े नाम हैं माशाल्लाह उन लोगों के, वो हॉकी के अंदर आए भी, उनका रिज़ल्ट देख लें ना आप, देखें अगर हम रिज़ल्ट ओरिएंटेड नेशन है, तो आप उनका रिज़ल्ट देख लें, बट उनको बार-बार इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो उनको सूट करता था। वो सिस्टम इस तरह का है कि आप वोट दें, फेडरेशन के प्रेज़िडेंट बन जाएँ, सेक्रेटरी बन जाएँ और फिर अगले वो जो दूसरी पार्टी होती है वो शुरू हो जाती है। इनकी जो मेजर कंसंट्रेशन होती है वो होती है सीट्स की तरफ या फेडरेशन में ओहदे ले लें, उसकी तरफ होती है, बेहतरी से कोई ताल्लुक नहीं होता इनका। अगर अभी भी ये जो प्राइम मिनिस्टर की जो ये टैलेंट स्कीम है, इसमें जो हॉकियाँ बाँट रहे हैं, उनसे 2 आइटम मारते हैं, वो हॉकी टूट जाती है। मतलब अभी तक हम लोग झूठ बोल रहे हैं, अभी तक उस चीज़ से बाहर नहीं निकल रहे हैं। आई डोंट थिंक सो कि अभी हम लोग कहीं बाहर भी अपने हॉल से निकल सकते हैं उस वक़्त तक जब तक कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन फेडरेशन का बोर्ड फेडरेशन खत्म नहीं होती, बोर्ड नहीं आता। हज़ारों मिसालें मौजूद हैं। इंडिया को देख लें आप, इंडिया की
प्रेसिडेंट का नाम आपको मालूम होंगे, मगर जो नीचे लोग काम कर रहे हैं सारे प्रोफेशनल्स हैं। और वो जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो सारी प्रोफेशनल्स होती हैं। इंडिया इस वक्त वर्ल्ड नंबर 4 और 5 के अंदर है, ऊपर नीचे होता रहता है, उनके पॉइंट्स ऊपर नीचे होते रहते हैं। हमारी तरह ही है, कुछ इतना खास नहीं। अभी आप देख लें, जूनियर की आप परफॉर्मेंस देख लीजिए, पाकिस्तान जूनियर जो है वो 2-1 हारी है फाइनल। इतना पोटेंशियल है, बट बात वही है कि टैलेंट विन गेम नॉट चैंपियनशिप्स। आप उनके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते टैलेंट के ऊपर। इतना टैलेंट है आपके पास, बट हमारे पास वो लोग नहीं है जो टैलेंट को पॉलिश करें या उस टैलेंट को और निखारें, ताकि प्लेयर जो होते हैं वो सुपरस्टार बन जाए। पाकिस्तान में अब सुपरस्टार बनना बंद हो गए हैं, और वो इसलिए हो गए हैं क्योंकि चीज़ें जो होती हैं बहुत ज़्यादा रिफाइन हो गई हैं। हमारे पास लोग नहीं है जो इन चीज़ों को रिफाइन करें। हमारे पास ना डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर है, कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, फेडरेशन का स्ट्रक्चर ही कुछ नहीं है। जिसकी जो मर्जी आती है वो काम कर रहा होता है। घर कोई प्रेसिडेंट है, उसने ही सारा काम करना है। सेक्रेटरी है, वो सारी चीजें क्यों वही होती है। देखें, जिसका जो काम होता है उसको वो करना चाहिए। और पाकिस्तान के अंदर क्या होता है कि एक चपड़ासी भी है, वो भी अपने आप को जो है वो बड़ा समझ रहा होता है। वो उसके पास भी आप जाएं तो वो भी जो है वो आपका जो है वो काम सारा मतलब अपने आप को प्रेजेंट ऐसा करता है कि जैसे मेरे हाथ में ही सारा कुछ है। इसी तरह फेडरेशन के आप नीचे आ जाएं, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक चले जाएं, इतनी पॉलिटिक्स है, इतनी पॉलिटिक्स है। मेरा लड़का, मेरी पिच, मेरा ग्राउंड, मेरे फंड। हम लोग उसी चीज़ों को हमें बेसिकली क्या है कि जो हमारे जो बड़े हैं ना, वो पॉलिटिक्स बहुत अच्छी करते हैं। उनकी पॉलिटिक्स आउटस्टैंडिंग है, तो वो उसी फेडरेशन को जो है ना उसी के अराउंड घुमाते रहते हैं। कभी फेडरेशन आ रही है, जा रही है, कभी कोई इनमें काम करने वाला बंदा आ जाए ना, वो पागल हो जाता है। अभी जैसे रोनाल्ड अल्टरमेंस आके गया है, वो तो पंजाब स्पोर्ट बोर्ड ने बुलाया था, फेडरेशन ने बेचारे को हाथ पैर जोड़ के उसको लगा दिया। अब वो वापस, आई डोंट थिंक सो वो वापस आएगा कि नहीं आएगा। कोई प्रोफेशनल आके काम नहीं करता। देखें, आज जो है डैनियल बेरी की अपॉइंटमेंट हुई है ओमान के अंदर। ठीक है, हमारे पास डैनियल बेरी रहा है, हमने उसके साथ जो किया वो आई डोंट थिंक सो कि कोई बाहर का एसएमसी कोच पाकिस्तान आएगा जो हमने उसके साथ किया है। और जो उसने अपनी एक्सपीरियंस बताए वो बहुत ही शर्मिंदगी से, यकीन करें, वो किसी पाकिस्तान, मुझे वो मेरा दोस्त है तो उसने मुझे बताया, तो आई फील रियली एम्बेरस के हमने उसको फोर्स किया था कि पाकिस्तान जाओ। और उसके साथ इन लोगों ने क्या किया, उसके साथ झूठ बोला है, उसके पैसे खा गए, उसके प्रोग्राम्स चोरी कर लिए। और वो पूरी फेडरेशन है, 2-3 साल वो वहां रहा है बेचारा, उसके साथ जो हुआ है मैं आपको बता नहीं सकता। अब इस तरह, अब जैसे एक मैन आया, एक मैन का हाल देख लें। एक मैन अपनी टीम नहीं डिसाइड कर सकता। को अपनी जो सिलेक्शन कमेटी है, वो सिलेक्शन कमेटी आएगी, वो सेलेक्ट करेगी। जो उसके कोचेस थे याजी भाई वगैरह, वो उसके अगेंस्ट हैं। अब ऐसे कहाँ पाकिस्तान की हॉकी ऊपर आएगी? नहीं आ सकती। अब आप किसी भी मतलब हमारी एक ऐसी एफएक्स है जो इस वक्त बिल्कुल फारिग है, बस खड़ी हुई है वो एफएक्स। आप उसके जिस चीज को हाथ लगाते हैं ना, वो खराब ही निकलती है। तो इस वक्त आप जिस टॉपिक फेडरेशन के या पाकिस्तान हॉकी किसी भी शोबे को हाथ लगाएंगे, किसी भी डिपार्टमेंट को, वहां पे जो है वो कुछ भी नजर नहीं आएगा। चाहे वो वीडियो एनालाइजिंग हो, चाहे सिलेक्शन कमेटी हो, चाहे कोचिंग प्रोग्राम हो, चाहे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर हो, हमारा कैलेंडर हो ईयरली, या कोचेस की अपॉइंटमेंट से लेके आप एक पियोन की अपॉइंटमेंट तक ले लें, सब कुछ खराब है। और ये ठीक नहीं हो सकता। जैसे भी 5 साल से जो फेडरेशन आती है वो कहती है हम लीग करा रहे हैं, लीग करा रहे हैं, लीग करा रहे हैं, वो लीग ही नहीं हो रही। अब वो लीग का एक मंजन बेचना शुरू करते हैं। वो आप लीग भी कराएंगे, बच्चे आ जाएंगे गरीब घरों के, वो खेलेंगे, थोड़े से पैसे कमा के चले जाएंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। आप उसमें से चलें, टैलेंट निकाल लेंगे। अब उस टैलेंट का आप करेंगे क्या? अब आपके पास 5 6 सेलेक्टर्स हैं, फिर कोचेस की भी अपनी एक चॉइसेस होती है, फिर सेलेक्टर्स की अपनी एक चॉइस होती है। मैं अभी पर्सनली जो है वो बड़ा एक्सपीरियंस करके आया हूँ कि सेलेक्ट टीम एक्चुअली पाकिस्तान में सेलेक्ट किस तरह होती है। मतलब कि मेरी तो आंखें खुल गई भाई कि ये मतलब जब मैं खेलता था तब भी इसी तरह होता होगा, जाहिर सी बात है, हर चीज़ है। जब हम खेलते थे तो हम तो जोर लगा देते कि भाई ट्रायल्स हो रहे हैं, हमें क्या मालूम होता था कि भाई टीम तो पहले से बनी हुई होती, सब ड्रामेबाजियां होती हैं। इनकी 50,000 सैलरी है सेलेक्टर्स की, और इनको एयर फेयर मिलता है, टीएडीए मिलता है, या आके ट्रैवल करते हैं। अब आप ये देखें कि मैंने 50-60 सेशन करा दिए हैं बच्चों के। अब मैं उनको ज़्यादा जानता हूँ, या मैं उनके साथ रह रहा हूँ कैंप में, अब मैं उनको ज़्यादा जानता हूँ, या एक सेलेक्टर फ्लाई करके आएगा कोयटा से या इधर उधर से आके, वो आधा घंटा बच्चे को देखेगा और वो डिसाइड कर लेगा कि ये टीम में होना चाहिए, या ऐसे नहीं होता। आजकल जो गेम है वो बॉल के साथ कम है। ये लोग ज्यादातर देखते हैं कि विद द बॉल प्लेयर्स कैसे हैं। अब ऐसा नहीं है, विदाउट बॉल प्लेयर्स कैसे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखेंगे इतना बड़ा सब्जेक्ट है विद द बॉल विदाउट बॉल के हम लोग बहुत पीछे हैं। हमारे पास टेक्निकल्स बताने को नहीं है कि विदाउट बॉल टेक्निकल्स क्या होते हैं और विद द बॉल टेक्निकल्स क्या होते हैं। टेक्निकल कोचिंग का कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, डेवलपमेंट कोचिंग का कोई कॉन्सेप्ट है। हर किसी को हाई परफॉर्मेंस कोचिंग चाहिए, नेशनल टीम चाहिए। अब जब एक पूरी दुनिया में कोचेस को डेवलप किया जाता है, आप पहले कोचेस को, जिस तरह प्लेयर होता है ना भाई, अंडर 16 में आप सेलेक्ट करते हैं,
फिर अंडर 18 में आता है, फिर वो अंडर 21 में जाता है, फिर अंडर 21 के बाद फिर वो जाके कैंपों में थोड़ा सा आके फिर जब वो रेडी हो जाता है उसके बाद फिर उसको नेशनल टीम में आता है। ये एक प्रोसेस होता है पूरी दुनिया में। कोचिंग के अंदर भी ऐसा ही होता है कि आप पहले अंडर 16 के कोचेज होते हैं, फिर आप अंडर 18 में जाते हैं, फिर अंडर 21 में जाते हैं, फिर आप असिस्टेंट कोच बनते हैं। पूरा उस प्रोसेस के बाद आप नेशनल टीम मिलती है। हमारे नेशनल टीम तो ऐसी है कि एक टी शर्ट है, आप किसी को भी दे देते हैं वो पहन लेता है, हर कोई पहनने के लिए तैयार है। वो हाँ भाई ये मैं कोच हो गया। अब रेहान भाई सकलान भाई हैं, इट्स रियली गुड, ठीक है आए हैं, बट उनकी कोचिंग प्रैक्टिस ही क्या है, उनकी कोचिंग प्रैक्टिस ही बेचारों की कुछ नहीं है। वो अपनी तरफ से जो कर सकते हैं करेंगे ना, उनके पास क्वालिफिकेशन है कोई कोचिंग की। ठीक है, अब वो ठीक है, उनके पास एक अपना प्लेइंग एक्सपीरियंस है। मैं भी इस पे ब्लॉग लेकर रहा हूँ, मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ तक आ जाएगा कि एक प्लेयर जो होता है वो एक अच्छा प्लेयर जो होता है वो एक अच्छा कोच नहीं बन सकता, और एक नॉर्मल प्लेयर या नॉर्मल इंसान एक अच्छा कोच बन सकता है, क्योंकि ये दो डिफरेंट फील्ड्स हैं। एक जैसे मतलब एक हार्ट सर्जन है और वो डेंटिस्ट अच्छा नहीं हो सकता अगर वो हार्ट सर्जन है तो, और अगर डेंटिस्ट है तो वो अच्छा हार्ट सर्जन नहीं हो सकता। इसी तरह कोचिंग के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा, बगैर पढ़े, बगैर प्रैक्टिस किए, बगैर प्रोसेस जाने आप नहीं आगे आ सकते। और देखें, इंग्लैंड को इतना बड़ा मुल्क नहीं है पाकिस्तान जैसा, जितना पाकिस्तान में ना, मैं आपको बताऊं इंग्लैंड की बोर्ड के पास इतना पैसा भी नहीं होता। अब उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो सिर्फ एक ही फॉर्मेट चलाते हैं। यूरोप में आज 3 फॉर्मेट चल रहे हैं, 11 साइड है, अपना इंडोर हॉकी है और हॉकी 5 है। इंग्लैंड ना अपनी इंडोर हॉकी टीम भेजता है ना हॉकी 5 पे इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, बट वो वर्ल्ड रैंकिंग में प्रोड्यूस कर रहे हैं, पूरा उनका स्ट्रक्चर है। इट्स रियली गुड। ठीक है, उनके पास पैसे नहीं है, जब उनके पास इतना आएगा तो वो तीसरा फॉर्मेट भी खेलेंगे, बट हमारे यहाँ जो है वो कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। अभी आप देखें ना, आपको हॉलैंड के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी का पता होगा, ना इंग्लैंड के, ना स्पेन के, किसी का भी नहीं मालूम होगा। सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को अपने प्रेसिडेंट सेक्रेटरी का मालूम होता है, क्योंकि हमारा सोशल मीडिया, हमारा मीडिया उनको हाईलाइट किया जाता है। हम लोगों ने स्टार बनाने बंद कर दिए हैं। अगर हमारे कोई बच्चे हैं, अब अगर जैसे सुहेल भाई हैं, सुहेल भाई इज अ स्टार, ठीक है, वो स्टार बेचारे बन गए। और उनकी जो जर्नी अगर वो खुद सुनाए तो ज़्यादा बेहतर होगा कि उनके साथ क्या क्या हुआ है स्टार बनने में। और आपने उस स्टार को कैंप में बुला के उसको टीम में नहीं लिया, फिर उसको कैंप में नहीं बुलाया। हम लोग इस तरह के लोग हैं कि हम अपने स्टार्स को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। जो सुहेल अब्बास भाई के साथ हुआ है, अगर वो लोगों को पता चले तो आंखें खुल जाएं लोगों की। वो क्यों नहीं आता मीडिया पे, क्यों इतना दबा दबा सा रहता है, किसी को अंदाजा ही नहीं कि उनके साथ क्या हुआ है। मैं उस वक्त नया नया था कैम में 2004 में, जब रोनाल्डो ने मुझे लिया था, तो मैं उस चीज़ें देख रहा था कि एक्चुअली स्टार के साथ ट्रीटमेंट क्या होती है। मतलब हम लोग तो देख होते हैं, मतलब स्टार्स हैं, बट उनके साथ एक्चुअली हो क्या रहा होता है। मेंटली टॉर्चर, मेंटली अब्यूज करते हैं। और जब तो हमारे जो बच्चे हैं वो इतना खुल के खेल नहीं पाते हैं, वो मेंटली इतने बचपन से इतने टॉर्चर होते हुए आ रहे होते हैं कि इनको मालूम ही नहीं है कि ये जो स्पोर्ट्स है कितना हेल्दी स्पोर्ट्स है, और उसमें हम लोग कितना आगे जा सकते हैं। अब देखिए, एक टैलेंट है, एक बच्चे के पास टैलेंट है, इतने टैलेंट बच्चे होते हैं, मगर जब वो परफॉर्म करने का टाइम आता है तो वो परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि वो मेंटली बहुत वीक होते हैं। ठीक है, वो सिचुएशन, प्रेशर को सस्टेन नहीं कर पाते, या प्रेशर के अंदर जो है टैक्टिकल टेक्निकल एग्जीक्यूशन उनकी सही नहीं होती है। ये वो डिपार्टमेंट जिसके ऊपर कोचेस काम करते हैं, या आपकी ग्रास रूट लेवल पे काम होता है कि आपने बच्चा फिजिकली और स्किल वाले तो तैयार करना है, मगर आप मेंटली कैसे उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, मेंटली कैसे खेलेगा। आप देखिए ना, पाकिस्तान का कोई भी मैच अभी होने वाले हैं, उसमें लड़के फ्रस्ट्रेशन का इज़हार करते हैं या बोलते हैं, या तूने बॉल नहीं रोकी, मिस कर दिया, ए की कीता, ओ की कीता। आपको ये आवाज़ें आती रहेंगी, सुनाई देंगी पाकिस्तान के गेम में। अगर आप जो यूरोपियन की किसी साइड को देखेंगे, अंडर 16 को देखेंगे, नोबडी बॉदर्स कि ठीक है, गलती होती है, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। इसको गलती को कवर कैसे करना है, सब मिलके वो करते हैं। हमारे यहाँ इंडिविजुअली जो है वो बहुत फोकस किया जाता है प्लेयर पे, कि इंडिविजुअली प्लेयर को बहुत देखा जाता है, ये नहीं कि एज अ टीम। क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर जो है विदाउट बॉल प्लेयर्स की बहुत देखा जाता है, उनके जो विदाउट बॉल हैं वो लोग कैसे काम कर रहे हैं। और अब जो गोल की सेलिब्रेशंस होती हैं, एक फुटबॉल की डिफरेंट है, हॉकी की थोड़ी डिफरेंट होती है। हॉकी के अंदर जो है वो आप पूरा एक यकीन करें कि आप एक गोल करने के पीछे 11 लोगों का हाथ होता है, कि 11 लोगों की वजह से जो बंदा फिनिश करता है, वो ये जाके रोनाल्डो या मैसी की तरह वो सेलिब्रेटिंग करता है, वो उनके साथ करता है जो असिस्ट ज़्यादा कराता है। क्योंकि गेम ये पूरी चेंज होती रह गई है। पूरी दुनिया में कोचेस की अपनी फिलॉसफी होती है, या फेडरेशन की फिलॉसफी होती है, या डिस्ट्रिक्ट लेवल की फिलॉसफी होती है, एक आइडेंटिटी होती है आपकी। जैसे हमारी आइडेंटिटी की स्किल, हमारी आइडेंटिटी है, हमारी स्पीड और स्किल आइडेंटिटी है, वो तो चली गई हमारे यहाँ से, वो हमारी आइडेंटिटी नहीं है। हमारी आइडेंटिटी क्या है? पॉलिटिक्स हमारी आइडेंटिटी है, झूठ हमारी आइडेंटिटी है। और हम लोग इन्हीं चीज़ों के अंदर रहते हैं कि बस किसी तरह हमारा नाम हो जाए, बस। मैं आपको क्या, बस मैं जब भी बात करता हूँ मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ, मैं बहुत ऑनेस्ट रहता हूँ, मैं Also, मतलब I can feel.
लेकिन मैं ना कॉन्वर्सेशन को थोड़ा स्ट्रक्चर भी करना चाहूंगा और मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगा। आपने जी। बात किया सिलेक्शन कमेटी का। मैं मेरा आपसे एक सवाल है, समवन जो कोचिंग भी करता है, मॉडर्न डे स्पोर्ट में, स्पेशली टीम स्पोर्ट में, जहां पे आपके पास एक हेड कोच मौजूद है, एक बहुत फंडामेंटल फ्लॉ नहीं है कि आप कह रहे हैं कि यार सिलेक्शन कोई और आके करेगा, कमिटी अलहदा सिलेक्शन करेगी, लेकिन कोच कोई और करेगा। तो कोच की तो जो आपने बात की फिलॉसफी अलहदा है, हिज चॉइस ऑफ प्लेयर्स वुड बी डिफरेंट, उसने किस तरह के सिस्टम में खिलाना है उनको, ये बहुत बड़ा फंडामेंटल फ्लॉ ही नहीं। आपने डे वन से ही कोच को बांध दिया, जब प्लेयर सेलेक्ट ही किसी और ने करना है तो कोच क्या करे? देखिए, मैं आपको इसमें एक चीज़ और ऐड कर दूँ, शायद लोगों को नहीं मालूम हो। जब टीम आप अनाउंस करते हैं सेलेक्टर्स, देखिए कोच ने कर दी, अभी कोच ने बता दिया मेरी टीम है, फिर सेलेक्टर ने उनसे काटा-पुटी करके फारिग कर दी। फिर आपके सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट साइन करते हैं, उसको अप्रूव करते हैं। फिर कहीं जाके टीम अनाउंस होती है। अगर प्रेसिडेंट ने, सेक्रेटरी ने अपने लड़के डालने हैं, तो आपको डालने पड़ेंगे ना, टीम तो आप अनाउंस ही नहीं कर सकते, आप चाहे जितना कर लें। एकमैन के साथ यही होता रहा है। एकमैन रोता रहा कि मुझे लड़के नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, आपने उसको डाल के भेज दिए। उन लड़कों ने परफॉर्म नहीं किया, टीम हार गई, हम लोग वर्ल्ड कप से बाहर हो गए और हमने ब्लेम किसी और ऊपर, दो ऊपर डाल-डूल के कहानी खत्म। अब सब भूल गए क्या हुआ है। भाई ये होता है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान ही एक वाहिद है, एक और तो मेरे ख्याल से मलेशिया में इतना नहीं है, मगर है थोड़ा बहुत वहाँ पे भी। सिलेक्शन कमेटी का कोई है ही नहीं रोल। पूरी दुनिया के अंदर नहीं, जाके आप क्रिकेट का देख लें आप, या कोई भी स्पोर्ट्स उठा लें, उसमें जब आपने कुछ लड़के दे दिए, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है, हॉकी के सिस्टम होते हैं, जैसे यहाँ पे सिंगल हॉकी सिस्टम है, सिंगल हॉकी के सिस्टम के तहत सारा कुछ चलता है। हमारा कोई सिस्टम नहीं है, तो सेलेक्टर भी बन जाते हैं। अब सेलेक्टर्स होते हैं तो उनका रोल कुछ नहीं होता, उनका देखें सेलेक्टर का रोल डिफाइन ही नहीं है, आपका एक्चुअली रोल है क्या, आप, आपकी रिस्पॉन्सिब जॉब और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। आप जब टीम सेलेक्ट करते हैं, जब टीम हारती है, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं? नहीं लेते। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हैं कोचिंग के स्टाफ के ऊपर, ठीक है? अब कोचिंग स्टाफ जो होता है वो प्लेयर्स के, ये प्लेयर्स ने अच्छा नहीं खेला, उसको ड्रॉप कर दिया। ये इतना खतरनाक खेल हम लोग खेल रहे हैं अपने, हमारे जो यंगस्टर्स बच्चे हैं, टैलेंटेड बच्चे हैं, उनके कैरियर हम लोग तबाह और बर्बाद करते जा रहे हैं, क्योंकि आप उसको पिक करते हैं, एक टूर्नामेंट में अच्छा नहीं खेला, आपने उसका कैरियर खत्म कर दिया, उसको कैंप में भी नहीं बुलाते हैं, उसको फारिग कर देते हैं। अब वो चला गया, फिनिश हो गया, आप फिर आप दूसरा लड़का टैलेंट हंट स्कीम, ये स्कीम वो स्कीम करके लाते हैं और फिर वो उसको फेंक देते हैं, दोबारा ले आते हैं। जब आप अंडर 16 से बच्चे को डेवलप कर रहे होते हैं, आप देखें टीआईडी सिस्टम होता है, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम होता है, हर कंट्री के अंदर होता है, हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, हर स्कूल के अंदर होता है कि आप टैलेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको डेवलप करते हैं और आप ग्रेजुअली उसको देखते रहते हैं, मॉनिटर करते हैं कि हाँ ये है इस काबिल, ओके वी गोइंग टू इन्वेस्ट। हमारे यहाँ जितने भी जो बच्चे खेलने वाले होते हैं, उन पे आप पहले इन्वेस्ट करते हैं, वो एक अच्छा आध मैच नहीं खेले, टूर्नामेंट अच्छा नहीं हुआ, वो आप उनको बाहर निकाल के फेंक देते हैं। जब तौसीक था, तौसीक अहमद बच्चा था, 2012 के अंदर उसने ओलंपिक आया, पूरे ओलंपिक स्क्वाड में सबसे कम उम्र बच्चा था वो, ठीक है? पहले तो आपने उसको ओलंपिक की टीम में नहीं डालना था, इतना बड़ा इवेंट था, चलें आपने डाल दिया, क्या टैलेंटेड बच्चा डाल दिया। अब वो ओलंपिक खेल रहा है बच्चा, 17, 16, 18 साल का बच्चा ओलंपिक के अंदर चला गया और डेब्यू, मतलब कुछ बच्चों के, पाकिस्तान एक वाहिद कंट्री मैं आपको बताऊं जहाँ पे ओलंपिक में पाकिस्तान के प्लेयर्स के डेब्यूज हुए हैं। मालूम है आपको? पूरी दुनिया के अंदर ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान एक वाहिद कंट्री है जिसके अंदर पाकिस्तान हॉकी के जो प्लेयर्स होते हैं वो डेब्यू करते हैं, ओलंपिक में डेब्यू करते हैं। इससे आप इंडिकेट कर लें कि हमारा कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम ही नहीं है। मतलब अब ये सिलेक्शन कमेटी की देखें बात करें, ये 50,000 समथिंग इनकी सैलरी है, ठीक है? आप पैसे ले रहे हैं, ठीक है? आपने कुछ ना कुछ काम तो करना है ना, आप वो काम करें। ये थोड़ी कि आप जाके हाथ मिलाएँ और ये टूर्नामेंट का इफ्तिताह कर दें, उस टूर्नामेंट का इफ्तिताह कर दें, फेडरेशन के टिकट के ऊपर ट्रैवल करें, फेडरेशन के होटलिंग करें आप और टीएडीए भी लें। इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। अब वो सिलेक्शन कमेटी क्यों बनाई जाती है? क्योंकि आप एक पॉलिटिसाइज़ हमारी फेडरेशन होती है, तो आपने मुख्तलिफ लोगों को अपने साथ रखना होता है। या आप उनको रिवॉर्ड देते हैं कि ये हमारे साथ रहेगा, ये हमारे साथ रहेगा तो 3-4 वोट यहाँ से ले आएगा, 5 वोट यहाँ से ले आएगा, अगर कोई सच बोल रहा है तो उसको चुप करा देंगे, या जैसे कोई ज़्यादा बोल रहा है तो उसको एक ओहदा दे देंगे। ये ओहदे जो होते हैं ना, ये इस तरह के होते हैं, कोई एक्सपर्टीज़ थोड़ी होती है सिलेक्शन के अंदर। आप देखें, अगर कलीमुल्लाह भाई हैं, बड़े रिस्पेक्टफुल ही हैं, वो मतलब उनका क्या नाम है, मतलब कुछ मतलब आउटस्टैंडिंग प्लेयर थे। अब वो इतने बुजुर्ग हैं बेचारे कि उनसे सीढ़ियाँ भी सही तरह उतरी या चढ़ी नहीं जाती हैं, ठीक है? अब अब अगर मैं हूँ या कोई दूसरा कोच है, उसकी एक अपनी फ़िलॉसफ़ी होती है। आप कोच से बात ही नहीं करते हैं। आपको कोच की फ़िलॉसफ़ी नहीं पता, आप कोच ही को नहीं जानते हैं, बट आप सीधा ग्राउंड में आए और आप टीम अनाउंस कर देंगे। ये आप, मुझे तो समझ में नहीं आती। जब मैं था वहाँ पे तो मुझसे किसी सेलेक्टर ने बात ही नहीं की। हाँ,
एक सेलेक्टर नासिर अली साहब ने मुझसे बात की थी, वो भी उन्होंने अपने लड़के के लिए बात की थी कि ये लड़का है और ये लड़का ऐसा है और ये लड़का, मैंने कहा भाई ये तो हमारी टीम में ही नहीं है, ये तो मतलब स्टैंड बाय में भी नहीं है, मतलब वो लड़ रहे थे और देखें पर ये तो मतलब फंडामेंटली फ्लॉड है ना, मतलब ये तो कॉन्सेप्ट, मतलब विदाउट हॉकी इटसेल्फ, जस्ट फ्रॉम अ लॉजिकल पर्सपेक्टिव अगर हम ये बात करें, जो हेड कोच है, अगर आपने किसी को कोच लगाना है और उसकी जिम्मेदारी है, आई एम श्योर आप भी एग्री करेंगे, आप कोच को रखें और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दें और अकाउंटेबल रखें रिजल्ट्स के लिए। लेकिन उसको जब आप सिलेक्शन ही नहीं करने देंगे प्लेयर्स को, तो आप तो मतलब आपने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दी जिसमें अकाउंटेबिलिटी किसी की हो ही नहीं सकती ना। सिलेक्टर वालों ने कोचिंग नहीं की, कोचिंग वालों ने सिलेक्शन नहीं की, तो फिर मतलब देयर इज नो वन जिसको आप कह सकते हैं कि यार आपका काम है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तो इट्स अ वेरी फ्लॉड सिस्टम। बिल्कुल भाई, और उसपे सबसे ज़्यादा नुकसान पता है किसका होता है? इस गेम में ज़्यादा नुकसान प्लेयर का होता है। वो प्लेयर कंफ्यूज है। प्लेयर अब मेहनत नहीं करते, मैं आपको सही बताऊं, प्लेयर ये वाले रास्ते ढूंढते हैं, उनको पता है सिस्टम कैसा चलता है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। अब प्लेयर को पता है कि अगर अभी हैदर हुसैन की फेडरेशन है तो हैदर हुसैन के लिंक्स कौन से हैं, तो वो आपने कौन से लिंक करने हैं, क्योंकि हमारे पास तो फोन आ रहे थे, खुद लोग पर्सनली आके मिल रहे थे कि हमारा बच्चा ये वो मैं पूरा सिस्टम में अभी देख रहा हूँ, मैंने कहा यार ये एक्चुअली हो, और बच्चों को भी मैं देख रहा था, नोट कर रहा था कि यार ये किस तरह मतलब होता है। अब जैसे आपने जैसे बात की ना कोच की, अब देखिए मैं एक 18 लोगों की टीम होती है, ठीक है? आप सिर्फ 11 को फोकस नहीं करते हैं, पाकिस्तान में 11 को फोकस किया जाता है कि ये 11 ले लो, बाकी ये सारी ये जो इसको भी खुश करना है, इसको भी अकोमोडेट करना है, इसको भी accommodate- वो लड़के रख लिए जाते हैं, जो कि अभी हुआ है। हम लोग जीत सकते थे। अभी जो अंडर 21 का जो एशिया कप हुआ है जिसमें सेकंड फिनिश किया है, लड़के बर्न आउट हो गए। आपके जो एक टीम थी, ठीक है, कुछ सीनियर प्लेयर थे, वो थे, आपने उनको रखा, मगर उनको आपने मैनेज नहीं कर पाया, इसलिए क्योंकि आपके पास वो क्रॉप नहीं थी जिसको हम प्रिपेयर कर रहे थे। हम जो लड़के प्रिपेयर कर रहे थे कि जब एक आपका प्लेइंग मेंबर आएगा तो उसने उसी की तरह खेलना है या उसी की ड्यूटी या जॉब्स करनी है, उसमें इतनी एबिलिटी होनी चाहिए। हम वो बच्चे तैयार कर रहे थे, उन्होंने उन बच्चों को नहीं लिया क्योंकि वो अच्छे थे बिल्कुल, बट आप आपने उनको नहीं लिया, आपने अपने लड़के डाल दिया। अब वो लड़के, टूर्नामेंट का एक फॉर्मेट होता है, एक टूर्नामेंट मैनेजमेंट होती है, एक गेम मैनेजमेंट होती है, सही है। अब वो मैनेजमेंट ही नहीं हो पा रही क्योंकि किसी को पता ही नहीं है। अब वो रोना अल्टमैन परेशान है कि अगर मैं इसको निकाल दूँ, मैं इसको खिलाऊँगा ही नहीं। अब टीएमएस देखें, उन्होंने उन लड़कों को खिलाया ही नहीं है। जब उनको खिलाया तो हाल देख लें क्या हुआ, क्योंकि वो प्रिपेयर ही नहीं थे। अब सिलेक्शन कमेटी और ये कोचिंग स्टाफ का इतना इम्पोर्टेंट है, चलें आपने रख लिया सिलेक्शन कमेटी, लेट देम इन्वॉल्व। आप वीकली बात करें कोच से कि क्या हो रहा है, एक एक लड़की की रिपोर्ट लिखें। यहाँ पे अभी आप मांगे, किसी से रिपोर्ट नहीं देगा आपको कोई। अगर जब मैंने टीम ली, मैंने वीडियोस मांगे, पाकिस्तान टीम के पास वीडियो कोई नहीं है, आपको मालूम है, इनकी कोई लाइब्रेरी ही नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर था उस पे थी, इन्होंने एक्सपोर्ट ही नहीं किया सारा। अब वो 12 लाख देने, 20 लाख देने, उसको सॉफ्टवेयर को देंगे, किसी को एक्सपोर्ट करना नहीं आता। लैपटॉप दिया हुआ एक हजरत को, वो पहले वो एक वेबसाइट के लिए लिखते थे, वो थोड़ा नेगेटिव लिखते थे तो उनको फेडरेशन ने रोल दे दिया, वो पॉजिटिव लिखना शुरू हो गया, तो वो फिर अब वीडियो एनालाइजर भी बन गए। अब काम नहीं आता किसी को भी वहां पे। देखें, पाकिस्तान एक वाहिद टीम है जिसके साथ डॉक्टर जाता है। डॉक्टर का क्या काम है भाई? हेल्दी एथलीट्स हैं, हाई परफॉर्मेंस एथलीट के साथ डॉक्टर का क्या काम है? अगर उनको बुखार होगा तो पैरासिटामोल खा लेंगे, पैरासिटामोल खा लेंगे। अगर कुछ होगा तो, अगर आप गए भी हैं ना बाहर, जैसे आप टूर पे जाते हो, डॉक्टर जाता है। अगर किसी प्लेयर को कुछ हुआ भी तो डॉक्टर वहां से दवाई नहीं खरीद सकता, ठीक है? वो वहां से दवाई नहीं खरीद सकता, वो उसको आपको हॉस्पिटल लेके जाना ही पड़ेगा। पाकिस्तान के पास कोई एक ऐसा फिजियो नहीं है जो कंटिन्यू कर रहा हो पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ या प्लेयर्स के साथ। फिजियो कोच से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसको बॉडी का पता होता है प्लेयर की, कि मैं इसको डेवलप कर रहा हूँ, तो फिजियो को मालूम है कि इसकी इंजरी कौन सी है, इसको मैंने जो है अगर इंजर्ड है तो उसको मैंने कैसे लेके चलना है। हमारे पास फिजियो ही नहीं होते हैं। हमारे पास फिजियो कौन अपॉइंट होते हैं? इंटरेस्टिंग, अभी मैं देख कर आ रहा हूँ, जो वो नहीं होते मालिशी भाई टाइप, जो ब्रिगेडियर साहब को दबाते हैं, कूटते हैं रेगुलरली, या फिर उनके दोस्त यारों को दबाते कूटते हैं, वो सीधा सीधा पाकिस्तान कैंप में आ जाते हैं। ठीक है, मैंने नोट किया क्योंकि हमने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है भाई, तो मैं मालूम है कि स्ट्रोक्स क्या होते हैं। और वो एक बच्चे का जो था ना, वो काफ मसल स्टेप था, तो वो उसको नीचे की तरफ मसाज कर रहा था। और ये बेसिकली क्या है कि आप ऊपर की तरफ करता है कि ब्लड फ्लो ऊपर जाए, ठीक है, ताकि हील ज्यादा जल्दी हो जाए। अब मैं देख रहा हूँ वो बच्चे को, वो बच्चा चीख रहा है, वो रगड़े दिए जा रहा है उसको नीचे। मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो, ये आप गलत कर रहे हो, या ऊपर को जी जी सर, जी सर, सर सर वो कर रहा हूँ। आप उससे कोई, मैंने कहा कि आप ये मुझे रिपोर्ट्स दें जो जितनी इंजरीज हैं या कुछ है, आप लिख के दें। भाई लिखते ही कुछ नहीं है ना। चल सही है, लैपटॉप आपके पास नहीं है, आईपैड नहीं है, फोन आपके पास बहुत अच्छा है, इट्स ओके,
मगर आप कुछ लिखे तो सही, कॉपी पेन समथिंग कुछ तो रखें कि भाई आपने किसको इंजरी हुई है, क्या इंजरी थी। आप इंजरी भी नहीं बता सकते। आप एमआरआई के लिए बंदा ले जाते हैं, एमआरआई थोड़ा स्पेसिफिक होता है। अब आप उस जगह स्पेसिफिक तो करें। आप कह रहे हैं कि भी जिसको नी है, नी बड़ा कॉम्प्लेक्स ज्वाइंट होता है, आप ले गए एमआरआई करा रहे हैं उसके मेनिस्कस की और प्रॉब्लम टेंडन में। कि मतलब ये बिल्कुल एग्जैक्टली पीएचएफ की जो अपॉइंटमेंट्स है वो इसी तरह होती हैं, जो जिसके करीब होता है वो हो जाता है। अब बेचारा कोच क्या करे। देखिए कॉम्प्रोमाइज़ेज़ कैसे होती हैं। अब जैसे आपने मुझे लगा दिया ना हेड कोच, अब तो मैं आपकी सुनूँगा भाई, ठीक है? यार ये इसको रख लो या इसको ले लो। अब मैं तो और सारी ज़िम्मेदारी भी मैं ही लूँगा ना। टीम हार जाए कहेंगे यार प्लेयर अच्छा नहीं खेला या हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो गई। ये हम लोग बहुत चीज़ें 2-3 दिन की बात होती है, सब लोग भूल जाते हैं। जब प्रोफेशनल कोच आता है तो उसने रिजल्ट देना होता है। जब उसने रिजल्ट देना होता है तो वे कॉम्प्रोमाइज़ेज़ नहीं करते। और पाकिस्तान हॉकी जो यहाँ पहुँची है सिर्फ़ और सिर्फ़ कॉम्प्रोमाइज़ेज़ की वज़ह से पहुँची है, क्योंकि हमने हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं। हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कॉम्प्रोमाइज़ेज़ किए हैं। हम लोगों ने नेशनल लेवल पे किए हैं और इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्प्रोमाइज़ेज़ किए हैं। देख लें एफआईएच के अंदर अभी जो हैं वो तैयब भाई हैं, ठीक है? तैयब भाई अभी हमारे एक फाइनल एफआईएच का हमारा फाइनल कोर्स था वेलेंसिया के अंदर लेवल 4 का। उसमें आए थे, उन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई थी कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचे। उन्हें बताया कि पाकिस्तान में उनके साथ क्या हुआ। मतलब क्योंकि वहाँ तो ओलंपियन है ना भाई, ओलंपियन के बगैर तो आप हैं ही नहीं। उन्होंने तैयब भाई ने ओलंपिक तो नहीं खेला। तो उनको ये हालत हो गई थी कि उनको पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, क्योंकि उन्हें शौक था, पैशन था कोचिंग का। तो उनको पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ा अपने इस शौक को पूरा करने के लिए, क्योंकि वो किसी को ओलंपियंस रूम देते ही नहीं है। वो स्पेस ही नहीं है किसी के लिए कि वो कोई आगे बढ़ जाए। आप ओलंपियन है तो भाई आप हैं ओलंपियन, दैट्स इट, जॉब डन, व्हाट्स नेक्स्ट। आपके पास ना कोई मैनेजमेंट की डिग्री है, ना कोई कोचिंग, मिनिमम लेवल 2 भी नहीं है आप लोगों के पास। आप लोग शर्म महसूस करते हैं कि हम उस कोर्स में जाएँगे। अब हम लोग अ, अब ये बात बहुत बुरी लग जाती है, लोग माइंड कर जाते हैं कि यार ये हमारे लेजेंड्स की आप लोग इस तरह बात करते क्यों? अब इस्लाह भाई का क्या काम है? आई डोंट थिंक सो इस्लाह भाई का कोई काम है, या जितने भी बड़े-बड़े लोग हैं, इस्लाह भाई को जब से पैदा हुए, जब से उनका नाम चलता है और हॉकी के साथ अभी भी जुड़े हुए हैं। उनकी अकेडमी 8, 9, 10 साल से चल रही है भाई, 10-12 साल हुए हैं। एक प्लेयर पाकिस्तान को आपने प्रोड्यूस नहीं किया। आप फंड्स ले रहे हैं, आपके पास पिच भी है, दुकानों का किराया भी आ रहा है, हर चीज़ है। प्लेयर्स कहाँ हैं? प्लेयर्स ही नहीं है। क्यों? हम लोग झूठ बोलते हैं, हमें काम ही नहीं आता है। ना डेवलपमेंट कोचिंग का कुछ पढ़ा हुआ है या कुछ है। वहाँ पे हैं समीर भाई वगैरह काम करते हैं, अभी मेरे ख़्याल से समीर भाई को तो कोई स्कूल, मेरा स्कूल था हबी पब्लिक, वहाँ से भी निकाल दिया है। एनीवे अब सब माइंड कर जाते हैं कि मैं बहुत डायरेक्ट हो जाता हूँ। मगर ये कि आप झूठ बोलते रहें। आप एक एक बसूदा बिल्डिंग है, उस पे आप पेंट करते हैं और लोगों को मंजन बेचते हैं, और हम लोग जो है हम लोग कहीं भी आगे नहीं बढ़ेंगे। अभी हमारे पास एक इवेंट आ गया है। अब परेशानी है, पाकिस्तान में तो गोल पोस्ट नहीं है इंटरनेशनल लेवल का। आपको मालूम है पूरे पाकिस्तान में इंटरनेशनल लेवल का गोल पोस्ट ही नहीं है। अगर वो गोल पोस्ट नहीं है तो आपको इवेंट नहीं मिलता है। तैयब भाई ने, कि उनकी मेहरबानी कि उन्होंने दे दिया है। अब अल्लाह करे कि ये कुछ अच्छे बंदे अपॉइंटमेंट कर दें। अगर इन्होंने अपने ही लोगों को चलाया तो वो तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि किसी ने 25 साल जॉब की हुई है पीआईए में, किसी ने कस्टम का एक्सपीरियंस है। अब ये इस तरह के एक्सपीरियंसेस लेके आप मार्केटिंग तो नहीं कर सकते ना भाई, या आप रेवेन्यू तो जनरेट नहीं कर सकते। अगर आपने रेवेन्यू जनरेट करना है तो आपको वो लोग चाहिए जो प्रोफेशनल हो, जो उस काम को जानते हो। आपको वो काम लगाने पर ये थोड़ी कि आप कोई जो एक वेबसाइट के लिए लिखता है बंदा, आप उसी को मीडिया मैनेजर भी बना देंगे या सब कर देंगे। अगर आपने ये अभी चेंजेस नहीं किए, खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि पाकिस्तान के हाथ से ये वाला इवेंट भी चला जाए। जब आप इतने पैशन से बताते हैं तो उम्मीद की कोई किरण नहीं समझ आती कि कहाँ से लेकिन मैं थोड़ा-सा अगर सब्जेक्ट को चेंज करूँ और अंडरस्टैंड करना शुरू करूँ, एक ये जो कोचिंग का प्रॉब्लम है और अप्रोच टू कोचिंग का प्रॉब्लम है। सिगफ्रीड आइकमैन ने एक बात की थी कि पाकिस्तान पिछले 30-40 साल की अपनी विक्ट्रीज पे जिंदा है, और जो कोचिंग या जो हमारा स्टाइल ऑफ प्ले, हम अभी भी इनसाइड आउटसाइड फॉरवर्ड पे चल रहे हैं। हालांकि अब कोचिंग हॉकी की चेंज हो चुकी है। पूरे के पूरे प्लेयर्स जो पिच में मौजूद हैं उन सब का एक डिफाइंड रोल होता है, सिर्फ लिमिटेड नहीं है आप अपने गोल स्कोर करने के लिए। जैसे आपने ये बात की कि ऑफ द बॉल आपकी जो क्या आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये क्या आपकी स्ट्रैटेजी होगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दुनिया में हॉकी कितनी चेंज हुई है पिछले कुछ सालों में, और हमारी कोचिंग फिलॉसफी इस वक्त क्या है, मतलब उसमें कितना एक फर्क आया है? भाई लेट्स टॉक अबाउट कोचिंग फिलॉसफी। पाकिस्तान हॉकी की कोई कोचिंग फिलॉसफी नहीं है। पाकिस्तान हॉकी का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। ठीक है, आप बच्चों से जो सीनियर भी खेल रहे हैं आप उनसे बात करें स्ट्रक्चर क्या है, वो आपको स्ट्रक्चर नहीं बता सकते। ठीक है, आप उनसे डिफेंडिंग प्रिंसिपल पूछें, वो आपको डिफेंडिंग प्रिंसिपल नहीं बता सकते। अब वो मैं कैंप में आया था, मैं ये बात बता दूं आपको।
अब मैं उनको डिफेंडिंग प्रिंसिपल सिखा रहा हूँ। आप इंडिविजुअली जाके नहीं सिखाते हैं, आप एक ग्रुप बनाते हैं, आप एक्सपेरिमेंट करते हैं कि ओके भाई ये प्रिंसिपल है और ये इस तरह काम होते हैं। क्योंकि आप जो चीज़ बता रहे हैं वो बच्चा जो है या लड़का जो भी है वो उसको बाय नहीं करेगा जब तक आप प्रूव नहीं करेंगे अपने पॉइंट को। प्रूव करेंगे प्रैक्टिकली। अगर प्रैक्टिकली प्रूव कर रहे थे तो एक फोटोग्राफ कहीं आ गई तो वहाँ पे हमारे एक्स ओलंपियंस ने शुरू कर दिया कि यार ये कौन सी कोचिंग है, तो सिर्फ 2 लड़कों को करा रहा है, बाकी तो सारे खड़े हुए हैं। तो हमारे यहाँ कोई ना स्ट्रक्चर है ना कोई सिखाता है, ठीक है? अगर आप कॉपी पेंसिल लेकर आ जाएँ तो आपका मज़ाक उड़ाते हैं कि लो जी ये यही लेकर आ गए, या लैपटॉप लिया तो ओ जी लैपटॉप वाली हॉकी है, ओ जी ये लख-पड़त का काम नहीं है और ये नहीं है। आप दूसरी टीमों को देखें उनकी अब तो आईपैड्स हैं, वरना पहले जब हम खेलते थे उनकी हम लोगों की मीटिंग हो रही थी हमारी ऐसी खानापुरी की 5 मिनट की मीटिंग। वहाँ से ऑस्ट्रेलिया निकल रही है, वहाँ से स्पेन, इंग्लैंड निकल रही है, उनके पास डायरीज़ हैं, नोट्स हैं उनके वो लेके हमने कहा यार हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। और जब हम मीटिंग्स पे जाते थे तो हमारे पास आगे रखा होता था, वो हम उसपे कुछ लिख ही नहीं पाते थे क्योंकि हमारा एक कल्चर है ही नहीं हमारे यहाँ तो आपको गालियाँ बकनी है, आपको ज़लील करना है तो अब आपकी हिम्मत जागे मतलब गैरत जागेगी, उस वक़्त वो गैरत जगाने का वो फ़ॉर्मूला है वो यूज़ होता था मीटिंग में हमारी। तो यहाँ तक पहुँच गया है भाई ये अभी जो सॉरी भाई आपका क्वेश्चन क्या था मैं भूल गया। क्वेश्चन ये था कि इंटरनेशनली हॉकी को कोच किस तरह किया जाता है और पिछले 30-40 साल में प्रोग्रेशन दुनिया में किस तरह हुई है हॉकी की एज अ स्पोर्ट? मतलब आप टैक्टिक्स में क्या चेंज आई है, पहले किस तरह खेली जाती थी? और अगर इसमें आप ऐड कर सकें, ये जो चेंज आई थी 86 के वर्ल्ड कप के बाद सिंथेटिक क्या कहते हैं आर्टिफिशियल पिच पे मूव करने की, इस पे कितना एक फ़र्क पड़ता है टैक्टिकली या कोचिंग वाइज़? जी, बेसिकली सरफेस से तो फ़र्क पड़ता है, बट जो जो मेन जो सही मसला जो शुरू हुआ था, वो था ऑफसाइड वाला। वो जो ऑफसाइड खत्म हुई थी, उस वक़्त बड़े प्रैक्टिकल्स हो रहे थे क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है हॉकी एशिया के पास थी, तो वो ज़ोनल खेलते थे उस वक़्त हम लोग और बहुत अच्छे थे। बट 1990s के अंदर जो है जब से स्पोर्ट्स साइंसेज़ ने जन्म लिया और वो उसने टच किया यहाँ पे, तो गेम जो है फ़िटनेस का चला गया क्योंकि आपने सरफेस चेंज की थी। जब आप सरफेस चेंज कर रहे हो तो आपको आपकी ये मल्टी डायरेक्शनल गेम है। इसके अंदर आपकी जो है वो फिज़िकल फ़िटनेस रेट बहुत इम्पोर्टेंट है। वो चली गई पाकिस्तान के अंदर वो एक ही है कि उस 80s-70s में दौड़ें लगती थीं, दौड़ें मारे जाओ तो आप फिट हो जाओगे। फिर फिटनेस का एक कॉन्सेप्ट आया कि भाई फिटनेस के कंपोनेंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं बहुत सारे, सिर्फ यही नहीं है उसमें एजिलिटी भी है, एंड्योरेंस भी है और पावर भी है, एक्सप्लोसिव्स हैं और वो पूरा एक एक फिनोमेनन आया कि भाई मेंटल फिटनेस क्या है और मेंटल कोच क्या होते हैं, ये वो सब शुरू हुआ। हमारे बड़े जो थे वो उसी खुमार में थे कि जी फ्लाइंग हॉर्स या फिर मैन ऑफ स्टील ये सब चीज़ों में लगे रहते। हम लोगों ने अपने आप को एक डिब्बे में बंद कर लिया और हम लोग राज कर रहे थे दुनिया के ऊपर। उस वक़्त दुनिया पढ़ लिख रही थी, रिसर्च कर रही थी। देखिए पाकिस्तान में कोई रिसर्च है? कोई रिसर्च नहीं मिलेगी आपको। कोई रिसर्च नहीं है। मगर रिसर्च दुनिया के अंदर हो रही थी, स्किल्स चेंज हो रहे थे, हॉकी स्टिक्स चेंज हो रही थी, लकड़ी से हम लोग फाइबर पे आ रहे थे, फिर फाइबर से कार्बन हॉकी स्टिक के ऊपर मूव हो रहे थे। कोई रिसर्च नहीं थी, कोई चक्कर ही नहीं था। फिर वहाँ से डिफेंडिंग प्रिंसिपल शुरू हुए, फिर अटैकिंग प्रिंसिपल शुरू हुए, फिर स्ट्रक्चर शुरू हुआ। क्योंकि पहले हॉकी थी स्किल बेस्ड भाई, सिंपल सी बात है। अभी भी स्किल बेस्ड ही है। पहले स्किल बेस्ड आपके पास स्किल अच्छी है, आप जीत जाएँगे। अगर अब ये है कि अगर आपके पास स्किल अच्छी नहीं है, तो आपने फिर जीतना कैसे? फिर आपके टैक्टिक्स आना शुरू हो गए, फिर आपके स्ट्रक्चर्स आना शुरू हो गए। वो लिंक करते गए आपके अटैकिंग डिफेंडिंग प्रिंसिपल से, बगैर बॉल की मूवमेंट के साथ, बॉल के साथ कम कर दिया और बगैर बॉल के साथ ज़्यादा शुरू कर दिया कि डिफेंड कैसे करना है। अगर शहबाज भाई तेज़ भागते हैं, तो वो डिफेंड कैसे करना है। हम लोग बस उसी में थे, स्किल के ऊपर लगे रहे, स्किल, स्किल, स्किल। इवन बच्चों को भी स्किल्स पे ही लगा दिया अपने। बच्चे भी वो हॉकी बॉल लगे हुए हैं, मगर उनको ये नहीं मालूम कि उस स्किल का इस्तेमाल कब करना है और उसको रिफाइन कैसे करना है और उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो अंडर प्रेशर कैसे होनी है और अंडर फटीग कैसे होनी है। उस पे दुनिया काम कर रही थी। वो करते उन्होंने पूरी स्पोर्ट्स वर्ल्ड भी चेंज हुआ तो हुआ, हॉकी वर्ल्ड भी चेंज हो गया कि हॉकी इतनी इंटेंस हो गई कि आपको 4 क्वार्टर करने पड़ गए हैं। इस 4 क्वार्टर में इंटेंसिटी जो है वो कम नहीं होती है। 15 मिनट के अंदर वो इंटेंसिटी जो मैच खत्म होता है उसी इंटेंसिटी से स्टार्ट होता है, उसी इंटेंसिटी पे खत्म होता है। पहले था ना कि हमारे कोई जो 11 खेल रहे हैं उन्होंने स्टार्ट किया, वो 11 ही खत्म करते हैं, बेंच इन्वॉल्व ही नहीं होती है। अब तो आपकी बेंच मैनेजमेंट अच्छी है, बेंच अच्छी है, तो आप टूर्नामेंट जीत सकते हैं या ऊपर आ सकते हैं। तो अगर अगर आपकी बेंच अच्छी नहीं है, तो आप नहीं जीत सकते। आप वर्ल्ड चैंपियन या ओलंपिक चैंपियन बनना बहुत मुश्किल हो गया है, नामुमकिन हो गया। फिर कोचिंग एजुकेशन आई कि
कोचिंग एजुकेशन है क्या एक्चुअली, कोच है क्या, हु इज़ कोच? कोच एक दोस्त भी है, कोच टीचर भी है, कोच फिजियो भी है, कोच सब कुछ होता है। उसका रोल क्या होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, फिर कोचिंग स्किल्स क्या होती हैं, ठीक है? अब आपके जो वीडियो लर्नर्स हैं या हियरिंग लर्नर्स होते हैं या रिटन लर्नर्स होते हैं, किस तरह आपने एक बच्चे को जो है या एक टीम को डेवलप करना है। उसके बाद फिर आपने जो है एक ग्रुप है, एक प्लेयर की बात कर रहे थे, अब एक ग्रुप है, ग्रुप एक टीम है, आपने इसको कैसे लेके चलना है। फिर आई जी ये मैन मैनेजमेंट क्या होती है? ये मैन मैनेजमेंट सब मतलब टीम स्पोर्ट्स में मैन मैनेजमेंट इज़ एवरीथिंग। अब जैसे क्रिकेट की बात करेंगे, शोएब अख्तर थे, वो एक डिफरेंट उनको मैनेज करना कोई आसान नहीं था। अगर आप उनको मैनेज कर गए, वो इज़ अ गेम विनर बॉलर। सो उनको मैनेज करना, अब ये कोचेस का काम होता है कि कोच की एबिलिटीज़ कितनी है, वो मैनेज कर सकता है, वो टीम के साथ लिंक कर सकता है उनको, या उन उसी उन्हीं के जो एटीट्यूड या उनका जो एक मेंटालिटी या माइंडसेट है, आप उसको मोल्ड कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं, तो उसको उससे हाउ यू कैन टेक मोर आउट ऑफ इट, कि आप उससे बेनिफिट्स कैसे ले सकते हैं। ये चीज़ें आई कि आपको फिर ये चीज़ें सीखनी पड़ी, ठीक है? आपको एक ओपन होना पड़ता है कि ओके भाई, मैं हूँ, मुझे नहीं आता, आई वांट टू लर्न, अब मुझे कैसे करना है? फिर उसकी प्रैक्टिसेज़ हैं, आप प्रैक्टिस करके फिर वो आगे जाते हैं। हमारे यहाँ ये चीज़ें थी नहीं भाई, हॉकी आगे निकलती थी। आप इंडिया 2010 में देख लें, इंडिया कहाँ था? इंडिया ने कितने बाहर के कोचेज़ लाए, सब लाए, मगर उनकी नीचे काम नहीं हो रहा था, तो वो प्लेयर्स उस तरह के डेवलप नहीं हो रहे थे। उनको 10 साल लगे हैं, उस 10 से 8 साल लगे उनको उससे बाहर निकलते हुए। सब चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई करते हुए कि भाई ओलंपियन वाला काम नहीं चलना, अब हमें दूसरे काम करना पड़ेगा। कितने कोचेज़ आए, मेरे ख़्याल से 30 समथिंग उनका स्टाफ जो है बाहर का, 30 से ऊपर है स्टाफ, अगर आप 20 साल का देखें या 15 साल का देखें। उसमें सिर्फ़ कोचिंग स्टाफ नहीं है भाई, उसके अंदर उनके एसएमसी कोचेज़ भी हैं, असिस्टेंट कोचेज़ भी हैं, वीडियो एनालाइज़र भी हैं। अभी भी जो इंडिया के वीडियो एनालाइज़र हैं, वो इंडियंस नहीं हैं, ठीक है? वो भी बाहर के ही हैं। वो आते हैं, काम सिखाते हैं और फिर आके जब बंदे सीख जाते हैं, तो वो लग जाते हैं टीम के साथ, मगर वो ये कि अपने बंदों को प्रिपेयर कर रहे होते हैं। ना तो भाई ये चेंज होते-होते ये पूरा फ़िनोमेना चेंज हो गया। डाइट है, एक स्पोर्ट्समैन बिल्कुल डिफरेंट है। मैं आपको आपके इस प्लेटफ़ॉर्म से बता दूँ हमारे लोगों को, क्योंकि हमारे जो बच्चे खेलते हैं बेचारे, अ, वो देखें, एक एक नॉर्मल सी गाड़ी है जो आम रोडों पे या टाउन सेंटर्स में इधर-उधर चल रही है। एक है फ़ॉर्मूला 1 की गाड़ी है भाई, हाई परफ़ॉर्मेंस गाड़ी है, वो एक अलग है, ठीक है? उसका फ्यूल डिफरेंट है, उसके टायर डिफरेंट हैं, ठीक है? उसकी ईच एंड एवरीथिंग, पूरी इंजीनियरिंग टीम उसकी डिफरेंट है। ये नहीं कि रिक्शा वाला जो है वो उसका मैकेनिक है। उसका भाई वो दूसरा हिसाब-किताब है, उसका रोड भी डिफरेंट है। मगर उसका मैकेनिज़्म सेम है, उस गाड़ी के सेम, बिल्कुल, बिल्कुल वैसे ही जो टाउन में चल रही है। मगर आप देखें, जो हाई परफॉर्मेंस एथलीट होता है, वो भी एग्ज़ैक्टली हाई परफॉर्मेंस बॉडी है। हाई परफॉर्मेंस बॉडी की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, उसका डिफरेंट है। अगर आप उस बॉडी को, उस ब्रेन को अगर आप नहीं सँभाल सकते, तो आप इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम लोग 1-2 मैच बहुत अच्छे खेल जाते हैं, बट जहाँ टाइम आता है, वहाँ परफ़ॉर्म ही नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी बॉडी में सिस्टम डेवलप ही नहीं किए गए हैं। ये आपको पता है कि एसीटीपी, ये सारी पूरी साइंस अब जो है कि वो सिस्टम आपके कैसे चेंज होते हैं, आपका लैक्टिक एसिड का जो है कैसे सिस्टम रिमूव करेगा बॉडी में से, आप कितना लॉन्ग लास्टिंग भाग सकते हैं, कितनी तेज़ स्पीड है आपकी, या एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स कैसी हैं, और फटीग के अंदर आप कैसे कंट्रोल करते हैं अपने डिसीजंस को, अपनी टेक्निकल स्किल्स को। अब साइंस के पास चली गई है जी, स्पोर्ट्स जो है, हॉकी जो है। हमारे पास कोई स्पोर्ट्स साइंस ही क्यों नहीं है? देखिए ना, यहाँ इंग्लैंड में कितने हर साल जो है कितने सारे स्पोर्ट्स साइंटिस्ट निकलते हैं, कितने सारे स्पोर्ट्स साइंटिस्ट निकल रहे हैं, और वो जाके बिल्कुल। क्लबों में प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब वो ग्रेजुएट होते हैं, तो वो 1 साल का गैप लेके जाके क्लबों में काम करते हैं, फुटबॉल के, हॉकी के। फिजियो हैं, वो उनका वो पैसे नहीं लेते हैं, वो प्रैक्टिस के लिए उनको चाहिए होता है, तो वो जाते हैं हर जगह। चाहे वो वीडियो एनालाइज़र भी हो, जो कॉलेज में लड़का होता है, वो एवरी संडे और सैटरडे जाके क्लब के लिए वीडियो एनालाइजिंग करता है और सीखता है, प्रैक्टिस करता है अपनी। उस टाइम से वो करते-करते जब वो पीएचडी कर लेता है, एंड देन वो उसको एक अच्छी जॉब या अच्छे क्लब, या फिर उसको इंटरनेशनल टीम के लिए दिया जाता है। तो भाई यहाँ तक हॉकी पहुँच चुकी है। और ये जो टैक्टिक्स की वाली बात है, ये टैक्टिकल अवेयरनेस होती है, जो कि डेवलप की जाती है प्लेयर्स के अंदर, कि अगर मैं कुछ कह रहा हूँ, आप रिएक्ट करेंगे। एक ही जादुई सी बात होती है ना, कि आप एक ग्रुप को बोलें कि आप ऐसे-ऐसे करना है, और वो ग्रुप कर देगा, नहीं कर पाता। पाकिस्तान में जो कोचेज़ आते हैं, उनका प्रॉब्लम यही होता है कि वो बोल रहे होते हैं कि ये करना है, बट वो नहीं हो रहा होता, क्योंकि आपने उनकी टैक्टिकल अवेयरनेस कनेक्ट ही नहीं किया, या आपने उनको डेवलप नहीं किया, या आपने अपनी फिलॉसफी उनको बताई नहीं है। अगर आपने बताई है, तो उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया, या उन्होंने माना नहीं है, उन्होंने बाय नहीं किया। वो कोचेस का और प्लेयर्स का हमेशा से पाकिस्तान के अंदर यही चक्कर रहा है कि सीनियर प्लेयर्स कुछ चाहते हैं, कोच कुछ चाहता है, वो एक ग्रुप बन गया, वो दूसरा ग्रुप बन गया, लोग आपस में बात नहीं करते हैं, या मतलब, क्योंकि हमारा जो है बड़ा वास्ट कल्चर है। कुछ लोग कराची से आते हैं, कुछ अर्बन से आते हैं, कुछ रूरल एरिया से आते हैं।
तो वो एक गैप ऑलरेडी होता है, वो गैप बढ़ता चला जाता है। इवन आप टीम भी बन जाए ना, तो वो अर्बन वाले लोग साथ रहते हैं और रूरल वाले लड़के साथ रहते हैं। वो लोग मतलब घुलते-मिलते नहीं हैं। तो अब और जो 92 में हमने वर्ल्ड कप जीता है, उसमें ये चीज़ नहीं थी। उसमें ये लोग सब साथ थे, एक टीम थे और बिल्कुल एक फैमिली की तरह थे। और उसमें उसमें भी गोरे कोच का ही था, थोड़ा बहुत हाथ था और वो आया था एक कोच, उसने ही काम किया था थोड़ा बहुत। तो और दूसरा ये हमारे जो सीनियर्स थे इन्होंने जो ये इनका टीम एनवायरनमेंट था, वो बहुत आउटस्टैंडिंग था। और उस टीम एनवायरनमेंट और अपने स्किल्स के ऊपर हम लोग लेकर आ गए थे। बट ये चीज़ें जो है ना आजकल के दौर में भाई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो 94 था और अब जो है भाई 2000 जो है 23 23 चल चल रहा रहा है। है। इसी पे मैं थोड़ा-सा समझना चाहूँगा, आपको जब मौका मिला, आपने पाकिस्तान की जूनियर टीम के साथ अभी काम किया जो ओमान गई और क्लीनली रिजल्ट्स भी नज़र आए और बड़े एम्फैटिक रिजल्ट्स भी थे। कुछ ना थाईलैंड और चाइनीज़ ताइपी के खिलाफ काफ़ी अच्छे मार्जिन से पाकिस्तान जीता। फाइनल तक भी पहुँचा और इंडिया से बड़ा नैरोली हारा। तो आपने क्या अप्रोच को चेंज किया कि ये आपकी क्या फिलॉसफी थी जिसकी वज़ह से ये रिजल्ट्स हमारे निकल सके? और क्या ये आपको लगता है कि इस तरह की कंटिन्यूएशन हो तो हम ये परफॉर्मेंसेस दे सकते हैं रेगुलरली? भाई अ, जो मेरा था वो तो मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया था। अ, ठीक है, क्योंकि हैदर भाई ने मुझे मतलब पाकिस्तान के अंदर ऐसा ही होता है। पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं कि मुझे पहली बार बुलाया, पहले भी बहुत दफ़ा बुलाया है। मगर पाकिस्तान के अंदर जो फेडरेशंस होती हैं ना, वो ऑफ़िस में बैठे उनको लगता है कि अगला बंदा जो है ना बैग पैक करके ना हीथ्रो एयरपोर्ट पे बैठा हुआ है और वो कहेंगे भाई आ जाओ बस तुम अब काम शुरू कर दो। अम, इस दफ़ा ये था कि पाकिस्तान की टीम भी नहीं थी। अगर पाकिस्तान ये क्वालीफाई नहीं करता है जूनियर वर्ल्ड कप, तो हम लोग बहुत पीछे चले जाते हैं। ना जूनियर वर्ल्ड कप खेलते, ना फिर उन लड़कों को वो मौका मिलता। अ, फिर वो जो ना वो उन लोगों को मौका मिलता और ना वो पॉलिश होते हैं, ना एक्सपीरियंस लेते हैं, इंटरनेशनल एक्सपोज़र लेते हैं। अभी जो ये था मैं जब गया तो वो सब चीज़ें मीन समझना एक पज़ल सा अनसॉल्व पज़ल था। बट मुझे मालूम था कि देखें हम उस वहीं से पले-बढ़े हैं, वहीं से हम उसी ज़मीन से निकले हुए एक पौधे हैं। हमें मालूम था कि जब प्लेयर आता है तो क्या होता है, कोच कैसा होता है, कोच को कैसे इंस्पायर किया जाता है और क्या-क्या चीज़ें होती हैं ये वो। उनमें टैलेंट था भाई, टैलेंट तो अभी भी पाकिस्तान के अंदर बहुत है। मैंने कोई ज़्यादा ख़ास काम किया नहीं, आपके पास कोई 7 हफ़्ते थे भाई, 7 वीक्स में मैंने एक आइडियोलॉजी बनाया भाई, मोर मूवमेंट्स, मोर सॉल्यूशंस। और उनको जो था हाई परफॉर्मेंस एक एनवायरनमेंट देने की कोशिश की, जो कि बहुत मुश्किल था उस हालात के अंदर जहाँ खाने को भी सही नहीं मिल रहा था। ना हमारे पास कोई कोई देखें टीम बिहाइंड द टीम का आइडिया होता है। सिर्फ़ मैं ही नहीं होता हूँ, मेरे साथ जो लोग होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, मेरे पास एक दिमाग है, 2 आँखें हैं, ठीक है? और मैं वो हर जगह काम नहीं कर सकता। उसमें ये लकी किस्मत ये अच्छी थी कि उसमें मज़हर भी था और 1-2 लड़के और भी अच्छे थे, ज़ुबैर भी थे, आसिफ भाई वगैरह भी थे। तो हम थोड़ा-सा बैठ के मैं उनको थोड़ी-सी चीज़ें बताता था और ये था कि पहले जो एनवायरनमेंट क्रिएट करना है और इन जो लड़कों को ना कॉन्फिडेंस देना है, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं था उनमें बिल्कुल भी ना। सहमे हुए डरे हुए, सवाल नहीं कर सकते क्योंकि हमारे यहाँ सवाल नहीं किए जाते ना। बिल्कुल गुलामों वाला माहौल होता है कि गुलामी वाले हाल है कि भाई अगर कोच आ गया तो उसने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर है और बस ऐसे ही होना है। और भगाओ, दौड़ाओ, इनको रगड़ा दो, इनको ज़लील करो और इनके बाल कटा दो, इनके कपड़े चेंज करा दो। तो उस एनवायरनमेंट को थोड़ा चेंज किया थोड़ा-सा कि आप कम से कम सवाल तो करने लगें, बातचीत तो करने लगें और जो बड़े स्टार लड़के थे जो ऑलरेडी खेल रहे थे, उनको स्ट्रिक्टली मैंने कहा था कि आपने जो है ये जो बच्चे हैं इनको साथ लेके चलना है, क्योंकि ये आपको टीवी पे देखते हैं या आप इनके आइडियल हो। कहीं ऐसा ना हो कि ये बाहर जाके वापस जाके कहें कि यार ये तो खेलता अच्छा मगर इंसान अच्छा नहीं है। सो यू नीड टू टेक सो हमने एक लीडरशिप टीम बनाई उन लड़कों की और उन्होंने सबको साथ लेके समझाना और जो आपके दिल और दिमाग में होता है ना, वो टेबल पे रखना बहुत ज़रूरी है। अगर मुझे नहीं पता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, तो मैं उसको मोल्ड नहीं कर सकता और हमारे पास टाइम भी नहीं था इतना कि मैं अपनी फ़िलॉसफ़ी ला के उसको बिल्कुल बिल्कुल गोरा हॉकी खिला दूँ और ये इम्पॉसिबल था बिल्कुल ही। बट ये था कि बच्चों को रोज़ाना उनकी एक्टिविटी टीम एक्टिविटी करानी, ये नहीं कि उनको हॉकी बॉल। पहले उनको एक-दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी था, तो उनकी एक्टिविटीज़ होती थी एवरी सिंगल डे। उनको कुछ डिफरेंट वीडियोज़ दिखाए जाते थे, जो कि लिंक करते थे टीम वर्क से, हाउ टीम वर्क कि टीम वर्क क्या है और इंडिविजुअल्स कैसे होते हैं या बुरे वक़्त में अगर आपका मतलब बैड पैच चल रहा है, तो आप एज़ अ टीम कैसे एक-दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, एक-दूसरे को हेल्प कर सकते हैं, मैकेनिज़्म क्या चीज़ होती है और इन सब चीज़ों में उनको डालना शुरू किया और फिर वो एक-दूसरे से बातचीत करना शुरू हुए
और फिर उनको एक छोटा-सा स्ट्रक्चर शुरू ही किया था उस वक़्त कि इस तरह खेलते हैं या इस 4 इस खेलते हैं, उसका इसका ये मकसद होता है, 5 इस तरह आगे चले जाते हैं तो उसका ये मकसद होता है। जब आपके पास बॉल नहीं है तो आपकी ये शेप होगी, ऐसे-ऐसे खड़े होंगे, जब आपके पास बॉल विन कर लिया है, जब बॉल आपके पास है तो ऐसे करनी है, हंटिंग पॉकेट्स कहाँ होती हैं, कहाँ-कहाँ बॉल जीतना है। और आपको मज़े की बात बताऊँ, मैंने उनको बॉल कैरिंग सिखाई है हमने पूरे 10-12 दिन के, हाउ टू कैरी द बॉल। क्योंकि जब आप बॉल लेते हैं तो आपके 2 मकसद होते हैं, या तो आप कैरी टू एलिमिनेट और कैरी टू पास, ठीक है? आप पास के ज़रिए भी प्लेयर एलिमिनेट करते हो डिफेंडर, और हॉकी स्टिक के साथ भी कर लेते हो। डिफेंडिंग लाइन्स क्या होती हैं, उनको जब छोटी-छोटी चीज़ें पढ़ना चाहिए, उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट करना शुरू किया। देखिए, फ़ायदा ये होता है डेवलपमेंट हॉकी कोचिंग का, कि जब आपकी प्रैक्टिस हो ना, तो आपको बहुत आसान हो जाता है कि एक नए ग्रुप को जाके ट्रस्ट फ़ौरन से उसका जीत लेना। कि उनको आप जब एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं, आप उनको वो चीज़ करा रहे हैं, फिर उसका बता रहे हैं, फिर आपकी वीडियोज़ बन रही हैं, फिर आप उसको वीडियो सेशन में दिखा रहे हैं। आप ये एक आर्ट है कि आपने जो वीडियो सेशन होता है, वो किस तरह डिज़ाइन करना, किस तरह कब क्या चीज़ दिखानी है और कितनी देर के लिए दिखानी है और क्यों दिखानी है। उनको दिखाई तो उनको अंदाज़ा हो कि इससे तो बहुत फ़र्क पड़ रहा है, कि ये चैनलिंग होती है, ठीक है? ये प्रेशर होता है, प्रेशर कितने किस्म के होते हैं। मेरा काम नहीं है कि सारा कुछ काम मैं ही कर लूँगा, मैं एक टीम का हिस्सा हूँ, तो मुझे टीम के साथ भी काम करना है। बॉल आप अकेले नहीं जीत सकते हैं, आपके साथ पूरी टीम होती है जो आपको सपोर्ट करती है। वो उन चीज़ों बगैर बॉल के साथ हमने एक्सरसाइज़ करना शुरू की, टेनिस बॉल्स के साथ, थोड़ा-थोड़ा करके, कि उनको अंदाज़ा हो कि टीम कैसे काम करती है। वो सीनियर बच्चे बहुत अच्छे थे, बहुत टैलेंटेड उन्हें जो थे, वो जो बच्चे बेचारे गाँव वगैरह से आए थे, जो कुछ पहली बार टीम के अंदर गए या पहली बार कैंपों में आए थे, उन्होंने उनको इतना सपोर्ट किया। मेरा जो काम था वो सारा आसान तो उन बच्चों ने किया, कि उनकी वो हेल्प कर रहे थे। कुछ बच्चे शर्माते हैं, डरते हैं कोच से ना। आप दुनिया के अंदर तो कोच से जाके वो फ्रेंडली बात करते हैं कि भाई मेरा मसला है, मुझसे हल नहीं हो रहा। मैंने ये कहा था कि यार अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आ रही है तो तुम लोग जाके ना समझा दो। क्योंकि लैंग्वेज के भी थोड़े बहुत से इश्यू आ जाते हैं, कोई पंजाबी लैंग्वेज होती है या उससे वो थोड़ा ईज़िली समझ जाते हैं। तो हमने जो है वो तीनों अप्रोच इस्तेमाल की भाई, वीडियो विजुअलाइज़ भी कराया, फिर प्रैक्टिकली भी कराया, दिखाया भी और उनको लिखाया भी, मतलब पेपर्स भी दिए हाथ में, अगर भाई किसी को लिखना आता है तो ओके, आप 10 लड़के एक टीम में हो जाओ और एक बंदा लिखेगा जिसे लिखना आता है। अब वो इंग्लिश में लिखो, उर्दू में लिखो, मगर सबके पॉइंट्स लिखो और हर एक जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करे। जब वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, वो एक-दूसरे से बेसिकली कनेक्ट हो रहे होते हैं। और जब वो खेल रहे थे तो मैं उनको खुद कहता था कि ओके, ये दिस इज़ द जनरल आइडिया, ठीक है? ये जो एक जनरल आइडिया है, मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो। अब ये ऐसा नहीं है कि यू यू हैव टू डू इट, यू कैन डू द सेम थिंग विद अनदर वे। आप अपना एक बनाओ कि मुझे बॉल यहाँ चाहिए, हमने बॉल यहाँ जीतना है, लेट्स सॉर्ट देम सॉर्ट आउट। तो वो खुद ही कोचिंग बोर्ड लेके खुद ही शुरू करते थे, खुद ही आपस में बात करते थे, एंड देन दे गोइंग टू डू। और वो जो मेरी उसमें एक हार्ट थी, लाइन थी, वो ये थी कि वी नीड टू फॉलो द प्रिंसिपल। हमने प्रिंसिपल को फ़ॉलो करते हुए आपने मैंने एक बाउंड्री क्रिएट की थी कि इस बाउंड्री से कोई बाहर नहीं जाएगा, एंड देन इस बाउंड्री के अंदर रह के आपने जो अपनी चीज़ें करनी है वो करें। तो उस बाउंड्री मैंने बना दी थी, उस बाउंड्री के अंदर रह के प्रिंसिपल्स को फ़ॉलो करते थे, एंड दे अचीविंग द टारगेट। यू नो कि जब आप एक चीज़ डिसाइड करते हो, आप टेक्निकली पहले काम करते हो उस चीज़ पे, टेक्निकल स्किल्स को पहले बेटर करते हो, उसकी अंडर प्रेशर और अंडर फटीग पे काम करते हो, जो कि हमने 3 हफ्ते कंटिन्यूअसली की थी। तो उनको कॉन्फिडेंस आता है कि ओके, हम इस स्किल को एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं। फिर वो उसी स्किल को एग्ज़ीक्यूट करते हैं आप अपनी गेम सिचुएशंस के अंदर डिज़ाइन करके। फिर उसके बाद हमने एक टूर्नामेंट फॉर्मेट डिज़ाइन करना शुरू किए कि आप इस पूल में हैं और जर्मनी, और आज मैचेज़ होंगे 2-3, और इस पूल में इतने पॉइंट्स हैं, इतने गोल आपके हैं और ये गोल एवरेज है आपकी, आपने ये वाला मैच खेलना है। तो उनको एक टूर्नामेंट फॉर्मेट में भी बताया ताकि उनको प्रेशर हो के अगर 4 गोल करने हैं, 4 गोल से जीतना है, तो हम क्वालीफाई करते हैं सेमीफाइनल के लिए। तो उसकी क्या स्ट्रेटजी क्या होगी, किस तरह आप जाएँगे, किस तरह आपने खेलना है। उन छोटी-छोटी चीज़ों पे उनको भी एक्चुअली क्या था कि नई चीज़ें थी, वो लोग एन्जॉय कर रहे थे उसको। और जब वो एन्जॉय करते हैं, जब ह्यूमन नेचर है कि जब आप किसी चीज़ को एन्जॉय करते हैं तो आप सीखते बहुत हैं, और आपको अपने पे थोड़ा-सा बिलीव भी होना शुरू हो जाता है। और मैंने उनको कहा कि आप लोग क्वालीफाई करोगे, 100% करोगे, आप में इतनी पोटेंशियल है, यू हमें बस ये छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर काम करना है और वी विल बी फाइन। और मैंने उनको वहाँ पे आखिरी छठे हफ्ते में बता दिया था कि हम लोगों का हो गया, क्योंकि हम लोग जापान को, इंडिया को हम लोग देखते थे और फिर मैं उनको दिखाता था कि देखो ये जापान ऐसे खेलते हैं, या जापानीज़ का ये वाला काम है, ये इस तरह करते हैं, इनकी यही पॉकेट्स क्रिएट करते हैं, और वो भी एग्ज़ैक्टली थोड़ा बहुत हमारी तरह ही जो काम कर रहे थे, वो कर रहे थे। तो उनको एक आइडिया हो गया कि यार देखो, ये जो चीज़ें कर रहे हैं, जो अगली टीमें करती हैं, तो फिर इसका एंटीडोट क्या होता है? हम इसको ऐसे कै इस चीज़ को कैसे ब्रेक करते हैं, या इस प्रेस को कैसे ब्रेक करेंगे, या इस आउटलेट को कैसे ब्रेक करेंगे, या डिफेंडिंग लाइन्स को कैसे ब्लॉक करेंगे, या विंडोज़ को कैसे क्लोज़ करेंगे। तो वो जो लैंग्वेज थी, वो मैंने कोई इंग्लिश लैंग्वेज नहीं डाली, मैंने एक अपनी लैंग्वेज क्रिएट की, क्योंकि आप जब एनवायरनमेंट चेंज करते हैं, तो लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है।
जो मतलब आपकी हॉकी की होती है ना, जैसे हम लोग यहाँ पे आउटलेट बोलते हैं, पाकिस्तान में थोड़े से बिल्डअप बोलते हैं, या फिर कहते हैं कि हमने बॉल को मतलब अटैक बिल्ड करना है। तो वो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, तो इससे पहले कि बच्चे कंफ्यूज हो, हमने उन्हीं की लैंग्वेज, वो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, हमने उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, ताकि वो एक लैंग्वेज हो, जो मैं भी बोल रहा हूँ, मेरा स्टाफ भी वही बोल रहा है, बच्चे भी वही बोल रहे हैं, ये नहीं कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, स्टाफ कुछ बोल रहा है, लड़का कुछ बोल रहा है और हो कुछ रहा है। तो वो एक क्लैरिटी थी, कि हमने क्या करना है और कैसे करना है, क्लैरिटी उनके अंदर आई। और फिर उनको अपने पे बिलीव शुरू हुआ, जब वीडियो देखते थे कि इट्स वर्किंग, तो वो, और फिर बाहर बैठ के वो एंजॉय करते थे कि यार देखो इस तरह हम लोग कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि आपने गेम करा दी, सुबह दौड़ाया, क्योंकि मैं निकला उस प्रोसेस से, मुझे मालूम है। और ये चीज़ें मैंने सब पाकिस्तान से सीखा है, ये नहीं कि मैंने यहाँ से आके सीखा है, क्योंकि जब हमारा अच्छा ताहिर भाई आए कोच, तो उन्होंने थोड़ा डिफरेंट कराया, जैसे रोनो अल्टरमन्स आया, उसने डिफरेंट लाया, तो जब डिफरेंट चीज़ आती है तो ह्यूमन नेचर फ़ौरन से कनेक्ट होती है, देखना शुरू करती है, ओह ये तो ऐसे हो रहा है, अच्छा गोरे भी ऐसे करते हैं, वाई नॉट हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं। अब वो जब बिलीव आना शुरू होता है, वो बच्चों के अंदर बिलीव आ रहा था, और वो फिट थे, फिजिकल फिट थे। अब वो अभी भी फिजिकल फिट हैं, बट हमारे यहाँ एक्चुअली डिफाइन नहीं है कि फिजिकल फिटनेस है क्या। अभी भी सीनियर का कैंप लगा हुआ है, बच्चों को भगा भगा पागल किया हुआ है, और रोजाना टेस्ट लिए जा रहे हैं। एक तो उनको समझ नहीं आ रहा, भाई 2 दिन टेस्ट हो गया, तीसरे दिन टेस्ट हो गया, टेस्ट पहले दिन होता है और आखिर बीच में होता है और आखिरी दिन होता है, कि आप देखते हैं कि या तो आपने उनको पूरा 5 साल या 3 साल काम किया हुआ है, ठीक है। अगर किसी ने वेट नहीं उठाए हुए, आप उससे वेट उठवाएंगे, वो तो बेचारा फारे हो गया। अगर उससे हैवी उठाएगा, वो तो बेचारा, उसके मसल्स जो डोम हो जाएंगे और वो तो स्टिफ हो जाएगा। वो कहाँ से खेलेगा भी, वो भागेगा भी। अब इतना सा टाइम है, आप उसमें ब्लेंड कर देते हैं। हमने तो वेट्स नहीं किए थे अभी जब पाकिस्तान खेलने गए थे, हमने तो जिम की शक्ल ही नहीं देखी, क्योंकि जिम अवेलेबल ही नहीं था भाई। अब 48 बच्चे हैं, उनको कहाँ कौन से जिम में लेके जाएंगे भाई। ना फेडरेशन के पास पैसा था, ना खाने के लिए हमारे पास कुछ था। अब कहने की बात ये है कि अगर आप प्रोसेस को अपनाएं, या आप मेथड्स को अप्लाई करें, तो चीज़ें हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती हैं, बट ये है कि आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा जो दुनिया जहाँ जा रही है। आपकी 70s और भाई रिस्पेक्टेड 90s की हॉकी इज फिनिश्ड नाउ। इट्स नॉट अराइवल के भाई आप इसके ऊपर कुछ कर सकें, इम्पॉसिबल। अब तो वो हमारे यहाँ, जब तक ये इस चीज़ को आप बाय नहीं करेंगे ना कि भाई हम, हमारा दौर खत्म हो गया, फिनिश्ड। मैं जब खेलता था उस वक़्त लिफ्टिंग स्किल्स शुरू हुई थी। मैंने इस वक़्त मैंने हॉकी ख़त्म करके मैंने अपना पढ़ाई-वढ़ाई शुरू कर दी थी। लिफ्टिंग स्किल्स मुझे किसी ने सिखाई थी, ना पाकिस्तान में कोई लिफ्टिंग स्किल थी, उस वक़्त शुरू हुई थी। बट मैंने यहाँ सीखी, उनको सीखा, क्योंकि आपने ज़माने के साथ चलना है। उनको सीखा, फिर उनको सिखाना कैसे है, ये सीखा, इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, वो सीखा। कब अप्लाई करते हैं, कैसे होता है। हमारे यहाँ जो है ये सीखने वाला अमल भाई ख़त्म हो गया है। दुनिया अभी भी सीख रही है, एवरी डे सीखते हैं लोग। सबकी प्रैक्टिस, कोचिंग प्रैक्टिस से लेके फिजियो प्रैक्टिस तक होती है, विजुअलाइजर की प्रैक्टिस तक। हमारे यहाँ सीखने का अमल खत्म हो गया, और सीखने की जुस्तजू भी नहीं रही है कि कोई देखते ना कि पहले हम जैसे प्लेयर बीइंग किड, शहबाज भाई से इंस्पायर हैं, ताहिर ज़मान से इंस्पायर होते हैं, आप उनको एक अपना आइडियल बनाते हैं, ठीक है। वो आइडियल बना के आप उसको फॉलो करते हैं कि वो कैसे खेलते हैं, मैं भी ऐसे खेलता हूँ। हमारे यहाँ कोचिंग का कोई आइडियलिज्म है ही नहीं। हमारे कोच कोई है ही नहीं, जो हैं वो बेचारे बाहर काम कर रहे हैं। ताहिर भाई हैं जो मतलब इस वक़्त पाकिस्तान के, क्या एशिया के सबसे बड़े कोच हैं, वो हैं ही नहीं यहाँ पे, क्वालिफ़ाइड हैं। वो खुद इजिप्ट में काम कर रहे होंगे, पाकिस्तान के अंदर आप, मैंने जैसे आपको कहा कि प्रोफ़ेशनल काम ही नहीं कर सकता। उनकी ये मेहरबानी है कि वो कुछ बोलते नहीं बेचारे, वो खामोश रहते हैं। और उनके खामोश रहने की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो लोगों को पता ही नहीं चलती हैं। वो अभी भी इजिप्ट में बैठे हैं, मगर हम उनसे हमेशा यही बोलते हैं कि भाई आप, हम तो कुछ भी नहीं हैं, अगर आप बोलेंगे तो लोग तो आपको सुनेंगे। मगर वो बहुत पॉजिटिव रहते हैं, हमेशा पॉजिटिव गुफ्तगू करते हैं, मगर इस पॉजिटिव के चक्कर में उनके सारे बाल सफ़ेद हो गए, और उनको अभी तक जो है वो खुल के मौका नहीं मिल रहा कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो अपना जो जितना भी इतना एक्सपीरियंस है, उतना सब कुछ है, वो पाकिस्तान उससे फ़ायदा उठा सके। और बस भाई, अब तो इसमें तो जे वही लेकिन आइडियलिज्म वाली बात थी ना, कोई ऐसा कोच नहीं है कि हमने ताहिर भाई की कोचिंग को देख के या रोनाल्ड की कोच को देख के हमने कहा यार व्हाई नॉट हम भी बन सकते हैं, व्हाई नॉट हम क्यों ट्राई करें। इंस्पायर हुए थे ना हमें, हम लोग बीइंग अ प्लेयर इंस्पायर होते हैं प्लेयर से, बट हम कोचेस से इंस्पायर नहीं कर रहे अपने कोचेस को, क्योंकि हमारे यहाँ कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, या ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, या ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जहाँ कोचेस को डेवलप किया जाए, या कोई कोचिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम हो। कुछ भी नहीं है ऐसा, जिसकी जो मर्जी आती है वो जो है वो करा रहा होता है। ना कोई लुक आफ्टर करता है कोचेस को, ना जो अच्छे कोचेस हैं उनकी कोई एजुकेट कर दें। अगर आपके पास नहीं भी है तो आप कोचेस को बाहर भेज दें पढ़ने के लिए थोड़ा सा। एफ आई एच के ने
प्रोग्राम्स दिए में पाकिस्तान के अंदर उसमें कोई भी नहीं है। जो इंग्लैंड के अंदर जो यूनिवर्सिटी उसके अंदर 100% स्कॉलरशिप्स हैं लोगों के लिए, और जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट फ्री है वो एफआईएच करती है। कोई किसी ने भी कोशिश नहीं की फेडरेशन ने कि कोई हम अपना पढ़ा लिखा बच्चा जो है उसको दे दें, ताकि वो वहाँ से डिग्री लेके एक्सपीरियंस लेके यहाँ आए और हमें हमें सिखाए। ये नहीं कि काम करे, हमें सिखाए। जब तक हम ये अपना ईगो नहीं खत्म करेंगे ना भाई, ओलंपियन वाला या हम 94 के चैंपियन या हमने इतने वर्ल्ड कप जीते। अभी जैसे आपने भी शुरू किया ना ये कि हमने इतने वर्ल्ड कप जीते, हमने इतनी चैंपियंस ट्रॉफी जीती। भाई वो जीत ली, दी एंड, फुल स्टॉप, व्हाट्स नेक्स्ट? आप हैं कहाँ, हम खड़े कहाँ हैं? 18वें नंबर पे, 18वें, 16, 17। कोई टीमें आगे पीछे ऊपर नीचे हारती हैं तो भाई हमारी रैंकिंग ऊपर हो जाती है या नीचे हो जाती है, जिस पे हम कहते हैं भाई हमारी रैंकिंग ऊपर हो गई है। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोगों का एक्चुअली प्रोग्राम क्या है, प्लान क्या है? सब कुछ पॉलिटिसाइज हुआ है। डी नोटिफाइड पीएचएफ है, वो भी चल रही है। फेडरल अपने गेम्स खेल रही है। अगर वो डी नोटिफाइड है भाई तो उनको बाहर करो, आप दूसरे लोग लाओ जो काम करें। आप उनको भी नहीं ला रहे हो, उनको भी अटका के रखा हुआ है। ब्रिगेडियर साहब भी हैं। अब ये तो कुछ ऐसे ऐसे काम हैं कि जो हो जाने चाहिए। इसलिए इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। इसका वाहिद सॉल्यूशन ये है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को जो है आप डिसॉल्व करें और आप बनाएं पाकिस्तान हॉकी बोर्ड। उस हॉकी बोर्ड के अंदर लाएं आप प्रोफेशनल्स, ठीक है? आप उसकी मतलब अगर आपने कोई अपॉइंट करना है तो आप उसका एक ऐड दें कि भाई हमें ये बंदा चाहिए, लाइक से मार्केटिंग मैनेजर चाहिए, हमें एक मार्केटिंग मैनेजर चाहिए। अब उसके लिए लोग अप्लाई करेंगे, आप उसकी सैलरी होगी, फिर आप उसमें से बंदा चूज़ करेंगे कि आपने किसको लेना है, किसमें ज़्यादा काबिलियत है। ये नहीं होगा कि अगर मैं आ गया हूँ तो मैं अपने दोस्त को लगा दूँगा या मैं किसी ओलंपियन को लगा दूँगा, इस तरह नहीं होगा। अब अगर जैसे ब्रिगेडियर साहब हैं उनका बहुत एहतराम है, मगर उनका एक नेशनल गवर्नमेंट बॉडी चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है भाई। ही इज़ अ रिटायर्ड ब्रिगेडियर। अब उनका जो है उनकी जो भी उनकी एक्सपर्टीज़ है वो डिफेंस के साथ है। ठीक है? कि वो डिफेंस वो एक इतना मुनज़्ज़म इदारा है, वो कैसे चलता है, उसमें मार्केटिंग का भाई कोई चक्कर नहीं है, ठीक है? इसमें तो आपने प्रोडक्ट बेचनी है। आपकी जो फर्स्ट टीम है ये आपकी, मतलब आपने मार्केट करनी है इसको, ये आप पूरी नेशनल बॉडी कैसे चलाएँगे? ये आम बंदा नहीं चलाता भाई। ये कोई मतलब एक्सपर्ट होते हैं या मतलब पैशनेट लोग होते हैं जिनको एक मैनेजमेंट पढ़ी हुई होती है उन्होंने कि हाँ भाई एक्चुअली हाउ डज़ इट वर्क, गवर्निंग बॉडी एक्चुअली काम कैसे करती है। आपका पस्तोली की सैलरी पे भी साइन होना ज़रूरी है और आपका पाकिस्तान हॉकी सिलेक्शन के ऊपर भी साइन ज़रूरी है। आप अपने साइन कम करें, जो आपका रोल है आप वो करें। जो जिसका जो काम है आप उसके लिए वो अपॉइंट करें, थोड़ा बहुत बेहतरी आहिस्ता-आहिस्ता आना शुरू हो जाएगी। जब तक फेडरेशन रहेगी देखें, ये फेडरेशन जाएगी, अगली आएगी, अगला भी ऐसे ही आएगा, ठीक है? इस्लाह भाई आ जाएँगे सेक्रेटरी, ठीक है? अख्तर भाई आ जाएँगे आपके प्रेज़िडेंट, और घूम फिर के वहीं आप आज खड़े हो जाएँगे जहाँ आप खड़े हुए हैं आज, ठीक है? यही एक म्यूज़िकल चेयर गेम चलता है, यही लोग आते हैं, वो चले जाते हैं, ये आ जाते हैं, वो आ जाते हैं, वही सेम नाम आप गुज़रते मतलब देखते रहते हो, हमने कुछ सीखा ही नहीं। अगर आज देखें एक अच्छा होता है, आप फेल हो जाते हैं, इट्स रियली गुड। आप मैच हारते हैं, इट्स रियली गुड, आप सीखते हैं। आप उससे सीखते हैं, उस पे मेहनत करते हैं, फिर आप उस चीज़ को अपनी खामियों को ओवरकम करके फिर जीतते हैं। हमारा तो भाई हम फेल होते हैं, फिर आ जाते हैं, कुछ नहीं सीखते हैं, फिर फेल होते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर फेल होते हैं, फिर आ जाते हैं और आज 18वें पे हैं। और टैलेंट सारा ज़ाया हो रहा है। अब ये पाकिस्तान के अंदर जो है हॉकी गरीब खेलता है भाई, ठीक है? गरीब हॉकी खेलता है, आपको एक कुछ बनाना पड़ेगा ऐसा सिस्टम कि जहाँ पे आप इन बच्चों को सपोर्ट कर सकें। बच्चों के पास ना जूते हैं जो इंटरनेशनल खेल रहे हैं, ना उनके पास वो इतनी अच्छी हॉकी स्टिक्स हैं। वही जो पाकिस्तान के अंदर जो बनती हैं छोटी-मोटी, मतलब कहते हैं 100% कार्बन है, वो 50-75% के दे देते हैं। मगर वो क्वालिटी नहीं है। मैं भी गया था, मैंने भी हॉकी स्टिक्स देखी हैं, इतनी दुःख, यकीन करें दुःख हो रहा था। कि यहाँ पे जो बच्चा 10-12 साल का खेल रहा होता है वो मतलब स्टैंडर्ड की हॉकी से खेल रहा होता है। हमारे बच्चे उस स्टैंडर्ड की हॉकी से नहीं खेल रहे हैं, ठीक है? उनको हम लोग एक अच्छी इक्विपमेंट ही प्रोवाइड कर रहे हैं, ना एक अच्छी कोचिंग, ना एक अच्छा एनवायरनमेंट। पहले तो क्या आप इनको इज़्ज़त तो दे दें। अभी आप देखें ना हमारी टीम कितना अच्छा खेल कर आई है। आपने देखा किसी प्लेयर को हमने हीरो बनाया हो? हमारे मीडिया ने या फेडरेशन ने बनाया हो। आपको अभी भी पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर उन्हीं की तस्वीरें, सेक्रेटरी की साहब की या फिर वो प्रेसिडेंट साहब के या ये हो गया या सेलेक्टर की तस्वीर आती रहेंगी। आपको कभी भी एक प्लेयर की तस्वीर नज़र नहीं आएगी कि इस प्लेयर ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, ये टॉप स्कोरर था हम पूरे टूर्नामेंट का, या प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हुआ, या ये कुछ भी नहीं। आप हम लोग जब तक अपने ये जो बच्चे हैं इनको हीरो नहीं बनाएंगे तो इनको कैसे लोग फ़ॉलो करेंगे, कैसे जानेंगे? सुहेल बास के बाद किसी का नाम किसी को याद ही नहीं है। सुहेल बास के बाद हमने हीरो बनाना बंद ही कर दिया। उसको भी जो हमने साइडलाइन लगाया कि भाई अगर ये आ गया तो हमारा हमारा नाम कौन लेगा?
समझे ना मेरी बात को? तो अगर हम फ्लाइंग हॉर्स हैं, अगर सुहेल अब्बास आ गया, जो उसके पास अचीवमेंट है वो दुनिया के अंदर आप किसी के पास आ नहीं सकती हैं, ही इज ऑन द टॉप एट द मोमेंट, जो उसके पास है। मगर अगर भाई ये आ गया तो फिर हमें कौन पूछेगा, हमें टेलीविजन पे कौन बुलाएगा? फिर हम बैठ के जो है वो सूट में क्या है वो पुरानी वाली बातें करेंगे। जैसे हमारे काफी सारे लोग हैं बेचारे, जो ओलंपियंस हैं, वो 9 to 5 कस्टम में जा काम कर रहे हैं, या किसी बैंक में हैं, या पीआईए के अंदर काम कर रहे हैं, मगर वो फौरन से जो उनकी बुकिंग होती है शो की, वो होती है रात की होती है, क्योंकि उनको ऑफिस से आना होता है। अब वो जो बंदा जो फील्ड पे काम ही नहीं कर रहा है, आप उससे करंट अफेयर्स पे, हॉकी के करंट अफेयर्स पे बात कर रहे हैं, उसको ये भी नहीं मालूम कि अभी जो है रूल्स चेंज हो गए हैं। आए दिन रूल्स चेंज हो रहे हैं। अभी एरियल का जो है वो 5 मीटर का 10 मीटर का रूल दोबारा चेंज हुआ है। ठीक है, वो किसी को पता ही नहीं है, ना उन टॉपिक्स पे कोई बात करता है, और ना उनको कोई अवेयर करता है कि हमारे जो नॉर्मली जो आहिस्ता आहिस्ता जो ऑडियंस हॉकी की कम होती जा रही है, उसका मेन रीजन ये है कि हम लोग वही पुरानी वाली बातें कर रहे होते हैं, और जब एक एक आम बंदा हॉकी देखता है, कहता है यार ये तो हाफ खत्म हो गया 15 मिनट में, उसको यही नहीं मालूम, आम ऑडियंस को, कि भाई ये 4 क्वार्टर की हॉकी हो गई है। हमने अपने जो नेशन है या कौम है, उसको एजुकेट करना कम कर दिया है, बल्कि बंद ही कर दिया है। जब इवेंट आता है तो हम एक्टिव होते हैं, जब इवेंट नहीं होता है तो हम एक्टिव डीएक्टिव ही रहते हैं। और ये काम नेशनल गवर्निंग बॉडी का होता है कि आपने ये अपना सिस्टम को किस तरह चलाना है, या छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ आपने कैसे करनी है, अगर आपने मीडिया पे जाना है तो कैसे बोलना है, क्या बोलना है। अब जैसे इंडिया के जो प्लेयर्स हैं, उनका एक मैनेजर है, अगर उन्होंने कोई पोस्ट करनी है सोशल मीडिया पे, दे हैव टू प्रूव इट। अगर वो प्रूव नहीं करेगा तो वो पोस्ट नहीं कर सकते। उनको ये सिखाया जा रहा है कि आपने जो है इंडिया, मतलब एक टैग है ना आपके पास उनको ब्लू टैग भी दिलवा दे। पूरा उनका एक एक एजुकेशन सिस्टम है कि वो प्लेयर को एजुकेट कर रहे हैं अभी भी, कि आपने क्या पोस्ट करना है, क्या पोस्ट नहीं करना है और कब करना है। और उनको यहाँ तक जभी तो वो 4 नंबर पे पहुँचे। हमारे यहाँ तो हमारा मीडिया मैनेजर वही वही है, और वीडियो एनालाइज़र भी वही है, और वो आई थिंक पता नहीं सब कुछ वो ही बंदा होता है। तो बस भाई ये एक हल है, आप फेडरेशन खत्म करें, बोर्ड लाएँ, बोर्ड में लाएँ प्रोफेशनल लोग, कहीं से भी लाएँ, दुनिया से लाएँ, पाकिस्तान से कहीं खोदें निकालें। और फेडरल गवर्नमेंट को जो है ना ये गेम बंद करनी पड़ेगी कि जब आपकी गवर्नमेंट आती है तो आपके बंदे होते हैं, जब आपकी गवर्नमेंट चली जाती है तो दूसरे बंदे आ जाते हैं। ये ख़त्म करना पड़ेगा, ये फेडरल का बहुत इसके अंदर काम है, प्रोविजनल का भी है। ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट होती हैं, ये फंड्स ऊपर नीचे, ये फंड्स इधर उधर देके जो उल्टे सीधे काम ये लोग करवाते हैं। और अभी भी देखें, ये पीएम ने अभी अपना निकाल दिया टैलेंट हंट, जिसकी मर्जी आती है वो टैलेंट हंट का वो कर रहा है भाई। टैलेंट हंट है, ओके, आपने टैलेंट आइडेंटिफाई कर लिया, ओके, ये एक प्लेयर है, अब आप इसको डेवलप कैसे करेंगे? सब झूठ बोल रहे हैं बैठ के, किसी को काम ही नहीं आता। आ जाएँगे माइक लेके, वो कोई इनसे पूछेगा, वो ऐसे आपको बताएँगे कि बस भाई ये अगला वर्ल्ड कप तो हम लोग लेके आ रहे हैं, ये वाली ये हमारी टैलेंट हंट स्कीम है पीएम की, बस यहाँ से बच्चे निकाल लिए, बस अगला वर्ल्ड कप हमारा है। खुदारा सच बोलें कि आपको काम नहीं आता, डेवलपमेंट का काम हमें सीखना पड़ेगा, वो लोग लगाने पड़ेंगे जो डेवलपमेंट का काम करते हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा और उन लोगों को आने दें। आपने अपना ओलंपिया का में टैग ले लिया, सब हो गया आपका, आपकी माशाल्लाह आपकी जो जितने भी हमारे माशाल्लाह बड़े ओलंपियंस हैं, आपको मैं ये बताऊँ, उनकी उनकी जो औलादें हैं वो हॉकी नहीं खेलती भाई, उनकी औलादें हॉकी नहीं खेलती, उनकी औलादें पढ़ती हैं, ठीक है? यहाँ नहीं पढ़ती, बाहर पढ़ती हैं माशाल्लाह। कुछ की तो फैमिली बाहर ही रहती है, मगर वो यहाँ रहते हैं, ठीक है? आप दूसरों के जो है ना दूसरों की औलादों के मुस्तकबिल से खेलना बंद कर दें, खुदा के वास्ते। आप ना उन झूठे ख्वाब दिखाएँ, ना उनको उनका जो पढ़ने वाला टाइम होता है, आप उसको हॉकी में लगा के रखते हैं, और फिर आके आप झूठ बोल देते हैं कि सही भाई अब ये हॉकी का तो ये हाल हो गया है, हम कुछ नहीं कर सकते। आपने करना है तो उनके लिए आप कुछ ऐसा सिस्टम बनाएँ कि उसमें गरीब का बच्चा कहीं आगे निकल जाए, खेल ले या सीख ले, कहीं आगे निकल जाए। आप लोगों ने कसम खाई हुई कि हम लोग हो गए हैं तो बस हम हैं, हमने किसी को आगे आने नहीं देना है। आप जब तक यंग ब्लड को नहीं लाएँगे, इतने सारे लोग हैं, आप उनको लेकर आएँ जिन्हें पैशन है, ये काम पैशन का है। अब 65 साल, 70 साल की उम्र में पैशन नहीं होता भाई, गुज़ारा होता है, ठीक है? आपकी वैसे ही सारी चीज़ें कमज़ोर हो जाती हैं दिमाग के साथ-साथ, तो आप इतना वो काम नहीं कर सकते। आपको कोई यंग बंदा लगाना पड़ेगा, जो कि 24/7 काम कर सके, अगर आपने 5 साल के अंदर ऊपर आना है। वरना आप ये बुज़ुर्ग लेकर आते रहें, जो बेचारे बीमार ही रहते हैं, ब्रिगेडियर साहब बीमार ही रहते हैं, या तो वो आते हैं तो बेचारे सो जाते हैं सीट पे बैठे-बैठे। अब उन बेचारों को रेस्ट दें, आप वो लोग लाएँ जो पैशनेटली ग्राउंड पे, फील्ड पे काम करें, ठीक है? अदरवाइज़ तो ये भाई मतलब ये रिटायर होने के बाद एक पाकिस्तान में अच्छा फ़ैशन है। आप इधर रिटायर होते हैं, इधर आपको हॉकी आ जाती है। 10-10, 15-15 सब 20-20 साल से आप गायब हैं, रिटायर हुए हैं, चलें जी अब हॉकी में आ गए। अब पीआईए ने थोड़ी सख्ती कर दी है,
मतलब पहले आप घर पे बैठते थे, आपको काम पे जाना पड़ता है, तो सारे पीआईए वाले जो हैं वो भाई नेशनल ड्यूटी, आप नेशनल ड्यूटी के अंदर आप सेलेक्टर बन जाएँ, कुछ भी बन जाएँ, आपको पीआईए रिलीज़ कर देती है, आपकी जो सैलरी है वो महीने की आती रहती है और आप जाके अपना एन्जॉय करते हैं। आप ये सेल्फिशनेस को छोड़ें, अगर आपने काम करना है अपने दायरे के लिए, भाई बिल्कुल काम करें, मेहनत करें, मगर आप ये फ्रॉड ना करें कि काम आप वहाँ कर रहे हैं और आपको फ़ौरन से अचानक रिटायरमेंट के बाद जब आप देखते हैं कि यार भाई अब मतलब मेरे बच्चों की शादी भी हो गई है, पोते-पोतियाँ भी जवान हो गए, तो चलो भाई हॉकी ग्राउंड चलते हैं। अब वहाँ पे हम अपना थोड़ा वो कर लेते हैं। अगर आप रिज़ल्ट नहीं दे पा रहे हैं तो एक्सेप्ट करें भाई, साइड हो जाएँ और कोई सिस्टम बना लें, सब बैठ के ना आप सच बोलें कि भाई हमसे नहीं हो रहा है, आप बोर्ड बनाएँ, फेडरेशन खत्म करें, पॉलिटिक्स इस सियासत को निकालें यहाँ से, वरना तो भाई 10 साल बाद हम दोनों सफ़ेद बालों में ही बात कर रहे होंगे, इसी तरह इसी टॉपिक पे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अरमान भाई, आई थिंक आपने हर चीज़ का जवाब बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली दे दिया है, बहुत सारे मसाइल का भी दे दिया और आपने उनके सॉल्यूशंस का भी बहुत अच्छी तरह दे दिया है। बंदा अब इस वक़्त तो सिर्फ़ यही उम्मीद कर सकता है कि हम इससे बेहतरी की तरफ जा सकें। 64 मिनट्स हमने हिट कर दिए हैं, बड़ी इंट्रिगिंग कन्वर्सेशन थी और बड़ी हार्ड हिटिंग भी थी बहुत सारे सेंस में, लेकिन आई थिंक जब तक आप हार्ड हिटिंग कन्वर्सेशंस नहीं करेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफ़ाई नहीं करेंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो अदनान भाई, बहुत शुक्रिया आपका टाइम निकालने का और अपनी इनसाइट्स देने का। आई थिंक बहुत वैल्यूएबल कन्वर्सेशन मेरे लिए भी थी और आई एम श्योर जो लोग सुन रहे होंगे उनके लिए भी होगी। थैंक यू वंस अगेन और आप सबका भी बहुत शुक्रिया, आपने ट्यून इन किया हमारी ये हॉकी की सीरीज़ जिसमें एक्सप्लोर करेंगे पाकिस्तान के हॉकी क्या मसाइल क्या हैं, ये जारी रहेगी। हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली एपिसोड